गुड आफ्टरनून। आज का जो सेमिनार है फ्यूचर इन टेक्निकल टेक्सटाइल, एक्चुअली 11:30 का टाइम था, तो सॉरी आपको लेट हो गया क्योंकि थोड़ा मिसकम्युनिकेट हो गया था समृद्धि, नानपुरा और यहाँ के लिए, तो थोड़ा सा डिले हुआ है, इसके लिए सॉरी कह रहे हैं। आज के अपने जो मेन स्पीकर्स है वो मुकुंद जी आपके हैं, तो उनको हम वेलकम करेंगे। बड़े आशीष टेक्निकल टेक्सटाइल के चेयरमैन परेश भाई ठूमर और भाटिया जी है यहाँ पर, तो हम उनको भी वेलकम करेंगे उनके साथ। फ्यूचर इन टेक्निकल टेक्सटाइल, इनके साथ हमने काफ़ी सारी बातें की है और सूरत के लिए मोस्टली विविंग इंडस्ट्री के लिए ये अपने जो कोई भी थॉट है वो अपने यहाँ पे कहेंगे। तो मैं पहले वेलकम करता हूँ मुकुंद आपटे जी को। एक तरह इंट्रोडक्शन फर्स्ट परेश भाई मुकुंद भाई નું इंट्रोडक्शन आपसे, પછી આપણે એમને ફેલિસિટેટ કરીએ, બરાબર? ફેલિસિટેટ અરવિંદ ભાઈ કરશે, બરાબર? नमस्कार दोस्तों, हेलो। मुकुंद जी का इंट्रोडक्शन जितना दे सके उतना कम है, लेकिन मैं ब्रीफ में आपको बता दूं। मुकुंद भाई ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी UDCT में से ग्रेजुएशन 1987 में किया है विद द मार्केटिंग, एंड उसके बाद उन्होंने JBIM में 95 में उन्होंने मैनेजमेंट स्टडी किया हुआ है। आज तक उनका 35 to 36 इयर्स का एक्सपीरियंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, मेजर इन द टेक्निकल टेक्सटाइल, जहाँ पे टेक्निकलिटी रहती है, जहाँ पे माइक्रो लेवल में कंसल्टिंग एंड टेक्निकलिटी इन्वॉल्व रहती है। उसमें उन्होंने 5 साल मोरारजी मिल्क में काम किया है। उसके बाद उन्होंने गैरजी ईस्टर्न करके एक बड़ी कंपनी है टेक्सटाइल कंसल्टिंग, उसमें उन्होंने 10 से 12 साल उनका एक्सपीरियंस रहा हुआ है। उन्होंने कम से कम 200 से 250 असाइनमेंट किए हुए हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में। वो टेक्निकल टेक्सटाइल के वीविंग आ जाता है, नॉन वोवन आ जाता है, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन और कंप्लीट प्रोजेक्ट जो होता है कैसे बिल्ड करना, मतलब राइट फ्रॉम लैंड टू फिनिशिंग तक का। उसके अलावा उन्होंने इंडोरामा, फिर वेल्सपन, टेक्नोक्राफ्ट, वर्धमान, नहार, मतलब इंडिया की जो भी वेल नोन कंपनी है, उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देके वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज और अपना नॉलेज शेयरिंग एंड एज ए कंसल्टेंट काम किया हुआ है। और ज़्यादा नहीं लेने आप बोलने की, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना नॉलेज या आपके पास जो भी कोई क्वेश्चन हो, जो डाउट हो, और टेक्निकल टेक्सटाइल में आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुकुंद जी से बेझिझक ओपनली आप डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। आज का पूरा दिन मुकुंद भाई को दिया गया है और उन्होंने हमारे लिए दिवाली के अगले दिनों में टाइम निकाल के सुबह 6 बजे वहाँ से निकल के यहाँ 9 बजे से 9:30 बजे पहुँच गए और उन्होंने अपना टाइम दिया है। तो हम उनका नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर करके हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनसे नॉलेज लेके हम टेक्निकल टेक्सटाइल में कुछ आगे बढ़े, कुछ नया करें ट्रेडिशनल से अलग, वो हम चाहते हैं। इसीलिए ये प्रोजेक्ट, ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। ठीक है।
MFI से करो। भाटिया जी आप प्लीज आइए इनको। थैंक यू दोस्तों, मैं मुकुंद भाई को उनका लेक्चर और ये टेक्निकल टेक्सटाइल फ्यूचर इन टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में वो अपना नॉलेज शेयरिंग और अपनी स्पीच दे, तो मैं मुकुंद भाई को बोलता हूँ। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत आभारी हूँ, विशेषकर का और जिन्हों में मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके आपके सामने टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में कुछ आपको सब नॉलेज मेरा शेयर कर सकूँ, आपसे भी कुछ सीख सकूँ। तो ये अपना कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, एक दूसरे के साथ में हम बढ़ेंगे, साथ में हम लोग देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी जो चैम्बर के मेंबर्स हैं और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, आशीष जी गुजराती जी प्रेसिडेंट, देन अमित शाह जी चेयरमैन, परेश जी जो टेक्निकल टेक्सटाइल के चेयरमैन हैं, देन परेश लाथिया जी आई थिंक जो ट्रेजरर हैं, और मिस्टर आनंद देसाई जो टेक्निकल टेक्सटाइल कमेटी के एडवाइज़र हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। इसके साथ में हम लोग अभी टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में प्रेजेंटेशन में चालू करता हूँ। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये टॉपिक्स होंगे। ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स आज कहाँ पे है, क्या उसमें हम लोग किस तरह का उसमें प्रोग्रेस है, इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट अभी आज की तारीख में कैसा है, मार्केट सेगमेंटेशन अलॉन्ग विथ वोन प्रोडक्ट्स। जो वीविंग के प्रोडक्ट्स है, मैंने स्पेसिफिकली अभी तक जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के आपने सेमिनार देखे होंगे तो उसमें ज़्यादा फोकस नॉन वोन टेक्सटाइल्स के ऊपर होता है, और मैंने सूरत है इस हिसाब से मैंने सब जो प्रेजेंटेशन रखा है उसका फोकस मैंने पूरा वोन टेक्सटाइल्स के ऊपर ही रखा है। तो मैं नॉन वोन इसमें कुछ ज़्यादा कहीं पे मेजरली कवर नहीं करने वाला हूँ, निटिंग भी कवर नहीं करने वाला। तो मेरे जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है वो सब वोन टेक्निकल टेक्सटाइल्स के हैं। शॉर्ट एनालिसिस करेंगे हम लोग कि अपने जो सूरत की जो स्ट्रेंथ है और कहाँ पे आज हम लोग हैं और क्या उसके अंदर अपने को अपॉर्चुनिटीज है। तो बाद में समरी करेंगे कि कैसे हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें या क्या आगे करना है। तो ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट, ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट जो है करीब 4% से ग्रो होने वाला है 2019 से लेकर 2027 तक। आज की तारीख में उसका 200 बिलियन के आसपास उसका टोटल टर्नओवर है। और अपने यदि नॉर्मल टेक्सटाइल से हम लोग यदि कंपेयर करेंगे तो उसका जो टोटल टर्नओवर है ग्लोबल का वो करीब 100 बिलियन के आसपास है। मतलब 20% अपना जो टोटल टेक्निकल टेक्सटाइल्स का कंट्रीब्यूशन है अपना टोटल टेक्सटाइल्स के अंदर, तो वो काफी सब्सटेंशियल है, मतलब जिसमें काफी अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेंगी। प्लस यदि आप देखें नॉर्मल टेक्सटाइल्स जो है उसकी ग्रोथ वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की इंडिया में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत डिफरेंस है कि जहां पे हम लोग को अपॉर्चुनिटी और ज्यादा मिल सकती है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर। यदि हम लोग बात करें अभी नॉर्मली परसेप्शन सब लोगों का ऐसा है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स बोलेंगे तो नॉन वोन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये मैं आपको एक अलग से आपको दे रहा हूँ कि वोवन टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है टोटल जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है 47% वोवन प्रोडक्ट्स है। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स में वोवन में अपने को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपने को वोवन टेक्सटाइल्स के अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं।
और 47% इज सब्सटेंशियल। उसके बाद आप यदि देखेंगे मीटेड और नॉन वॉन और अदर्स, ये ऑलमोस्ट लाइक तीनों मिला के अपना जो वोवन टेक्निकल टेक्सटाइल्स है उसके बराबर है। तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप यदि देखेंगे तो विविंग के अंदर हम लोग को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है एज कम्पेयर टू ऑल अदर टेक्सटाइल्स। तो यही मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि हम लोग ऐसा ना सोचे कि वोवन में हमको कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, अभी सूरत का मार्केट हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम अपना जो कंसंट्रेशन है सब सूरत में सिंथेटिक फैब्रिक के ऊपर है या सिंथेटिक यार्न के ऊपर है। जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं उसमें सिंथेटिक का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और यदि हम लोग उसका स्ट्रक्चर वाइज टेक्निकल टेक्सटाइल्स में ब्रेकअप यदि देखेंगे तो आप देखिए 51% टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर और रीजनरेटेड फाइबर। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स मतलब क्या है अपना पीपी है, पीयू है, पीए है, पीवीसी है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, प्लस रीजनरेटेड फाइबर्स के अंदर विस्कोस रेयान और उसके सब प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स आप यदि देखेंगे तो यही हम लोग अभी आज की तारीख में सूरत के अंदर टेक्सटाइल मार्केट में हम सब ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो वी आर फेमिलियर विद, हम लोग को पता है ये क्या प्रोडक्ट्स है, क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, पैरामीटर्स क्या है, वो सब हमको मालूम है। तो ये अपने को एक एडवांटेज है। दूसरा जो एक एडवांटेज है कि यहाँ पे ये सबका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। यार्न आपको कहीं से लेना है तो अवेलेबल है, यहाँ पे वेंडर्स अवेलेबल है, सप्लायर्स अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द यार्न रॉ मटेरियल है अपने पास ऑलरेडी है, मतलब उसके लिए अपने को अलग से कोई इफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कुछ प्रोडक्ट्स जहाँ टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए अपने को चाहिए कि जहाँ पे हमको इम्पोर्ट करना है, जैसे कार्बन फाइबर्स है या ग्लास फाइबर्स है, ये जो अपने यहाँ पे नहीं मिलता है, जो हमको इम्पोर्ट करके लाना पड़ता है, तो वो इम्पोर्ट भी यदि करना पड़े तो सूरत का डेस्टिनेशन ऐसा है कि अपने यहाँ से जो पोर्ट से काफी पास में है, तो इम्पोर्ट का जो कॉस्ट पड़ेगा वो भी अपना कंपैरेटिवली काफी कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो उसमें भी अपने को एडवांटेज है। तो दोनों तरफ से जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल है, जो अपना रॉ मटेरियल का, वो सब अपने पास फैसिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि हम लोग टोटल ग्लोबल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यदि देखें तो देखेंगे कि चाइना और यूरोप ये जो है एक्सपोर्टर भी है और इम्पोर्टर भी है। लेकिन हम लोग को जो मेजर अपने को कंसंट्रेशन करना है कि जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज है उनके ऊपर हमको अपना फोकस रखना है। तो इम्पोर्टिंग कंट्रीज के अंदर यदि आप देखेंगे, तो देखिए यूएस, जर्मनी, मतलब यूरोप आप पकड़ लीजिए, यूरोप, जापान, फ्रांस, मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अपने को काफी पोटेंशियल अवेलेबल है। तो हम लोग इन कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए। और ये जो ग्लोबल एक्सपोर्टर है इनका यदि आप कंट्रीब्यूशन सब देखेंगे तो इनका आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने सब लोग अपने मतलब इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे सबसे ज्यादा है सभी दूसरी कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ से यदि हम लोग इनमें से जो एक्सपोर्टर है उसकी वजह यदि हम बन जाते हैं यहाँ पे इंडिया से, या इंडिया देखेंगे तो ये अदर्स में है, अभी यहाँ का टोटल परसेंटेज में भी कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या यदि कुछ पोर्शन भी हम लोग यहाँ से ले पाए और यहाँ पे यदि हम लोग उनको एक्सपोर्ट कर पाए इंडिया से, तो यहाँ पे अपने को काफी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अब इंडियन टेक्सटाइल मार्केट देखते ही कहाँ पे है। इंडियन टेक्सटाइल यदि हम देखेंगे तो जो ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल अपना 4% से ग्रो हो रहा था, इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल अपना 12% से ग्रोथ है। तो इसका मतलब है ग्रोथ पोटेंशियल टेक्निकल टेक्सटाइल्स में काफी अच्छा है। तो यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ये टोटल जीडीपी का 0.7% कंट्रीब्यूशन है और 13% टोटल जो यदि टोटल हम टेक्सटाइल मार्केट देखें ओवरऑल सब मिला के, खाली टेक्निकल नहीं, तो उसमें 13% के आसपास अपना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। डोमेस्टिक मार्केट साइज यदि आप देखेंगे उसके अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल्स में यदि उसको हम ब्रेकअप करेंगे अलग अलग इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि पैकटेक जो है उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, फॉलोड बाय इंडोटेक, मोबाइल टेक, होम टेक एंड सो ऑन। इसके अंदर यदि आप देखेंगे 41% जो मोबाइल टेक का है उसके अंदर मैक्सिमम आज की तारीख में आपको काफी प्लेयर्स मिल जाएंगे कि जो इसके अंदर है। लेकिन वो जब हम लोग बनाते हैं उसके अंदर अपने को जो वैल्यू एडिशन मिलता है या जो प्रॉफिट मिलता है वो कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं है।
तो अपना फोकस खाली इसके ऊपर नहीं, पैकटेक में भी यदि समझो कोई स्पेशलाइज प्रोडक्ट है जहाँ पे पैकिंग लगता है, जरूरी है कि जहाँ पे हाई वैल्यू का कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगता है कि जहाँ पे हाई वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट होगा, उस इसमें हम लोग टारगेट करेंगे। कॉमन जो पैकटेक में बाकी नॉर्मल लोग करते हैं उसके अंदर हमको इंटर नहीं करना है। इंपोर्ट यदि देखेंगे तो हम लोग अभी भी काफी चीजें हैं जो हम लोग अभी इंपोर्ट करते हैं। तो वो जो चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पे यदि हम लोग बनाने लगे तो एक तो इंडिया का इंपोर्ट कम होगा, मतलब इंपोर्ट का जो स्ट्रेंथ है वो इंपोर्ट में उतना ज्यादा लगेगा नहीं, और वो उसमें अपने को अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली अवेलेबल है, तो उसमें अपने को ज्यादा इफर्ट्स करने का जरूरत नहीं। जो इंपोर्ट है उसकी जगह हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स अभी तक इंपोर्ट हो रहे हैं जो मेजर कंट्रीब्यूटर है उसके अंदर आप देखेंगे तो डायपर्स है, फिर स्पनबॉन्ड फैब्रिक से, डिस्पोजेबल लाइफ से, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है, और ये सब प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो दे आर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स विच वी आर, जो हम लोग काफी दिनों से काफी सालों से बना रहे हैं। उसमें कई कुछ प्रोडक्ट जो टेक्निकल करके कैटेगरी अलग होती है, उसमें कई प्रोडक्ट्स हैं जो अपने यहाँ पे आते हैं। तो ये डेफिनेटली ये सब प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे बना ही सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। तो यहाँ पे अपने को एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग देख सकते हैं। एक्सपोर्ट में भी देखेंगे तो हम एक्सपोर्ट अभी जो कर रहे हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे जो प्रोडक्ट्स हैं तो बल्क कंटेनर्स है, टार्पोलिन से, जूट कारपेट से, एशियन है, फिश नेट से, सर्जिकल, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। इसमें कहीं पे भी ऐसा है जिसमें टेक्निकली अपने को ज्यादा नॉलेज या जब टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है, ये नॉर्मल जैसे अपने प्रोडक्ट्स है उसी टाइप के प्रोडक्ट्स है जो हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो पोटेंशियल है मतलब उसमें जो मार्जिन मिलेगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा। ये नॉर्मल प्रोडक्ट है तो इसके अंदर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि इसके अंदर हम लोग इंटर नहीं हो। इससे जो जिसमें टेक्निकलिटी ज्यादा लगती है, जहाँ पे वैल्यू एडिशन ज्यादा है, जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, उस टाइप के प्रोडक्ट्स में हम लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन, मैंने हर एक टाइप के मार्केट्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स है और क्या उसकी अपॉर्चुनिटी है ये मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो ग्लोबल मूवी टेक जो है, जो मोबाइल ऑटोमोबाइल के अंदर जो भी अपने यहाँ पे सब यूज होते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकली वुवन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे कि मोबाइल टेक ग्लोबली जो है 3.8% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और ये टोटल 19% ऑफ टोटल टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट का हिस्सा है। मतलब 100% में से 20% अपना जो है करीब मोबाइल टेक में जाता है। तो मोबाइल टेक अपने यहाँ पे अभी ऑटोमोबाइल रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर अपना काफी अच्छा होगा, और उसके अंदर ये सब प्रोडक्ट्स की डिमांड आगे बहुत ज्यादा बनने वाली है। तो इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स में यदि देखेंगे तो कार कवर्स है, तो कार कवर्स के अंदर ऐसा देखेंगे तो आपको नॉर्मल फैब्रिक जैसा लगेगा, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज टेक्निकल चाहिए कि यूवी होना चाहिए, रेन प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये सब प्रॉपर्टीज हम उसके अंदर डालेंगे तब जाके वो कार का कवर बनेगा। फर्निशिंग का जो स्पेशलाइज है, हर एक मैन्युफैक्चरर का अपना अपना अलग से टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रहता है, और उसके हिसाब से हम लोग फर्निशिंग फैब्रिक बनाते हैं। तो कार मैन्युफैक्चरर्स के उनके आइडेंटिफाइड वेंडर्स रहते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं किस वेंडर से क्या लेना है और कितना लेना है, और उसी हिसाब से वो फर्निशिंग का अंदर पूरा जो फैब्रिक है वो पूरा वोन फैब्रिक से बनता है। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कार की संख्या बढ़ेगी तो उसके अंदर उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। टायर कॉर्ड है, कार के साथ में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो टायर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। तो टायर कॉर्ड भी टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, जहाँ पे हाइडेनियर के सिंथेटिक फाइबर्स फैब्रिक हाइडेनियर्स के यान यूज होते हैं, तो वो टायर कॉर्ड के अंदर भी काफी फिर हेडलाइनर्स है, उसके अंदर कंपोजिट करके उसको नॉन वन के साथ कंपोजिट करके हेडलाइनर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। सीट बेल्ट भी, जैसे कार बढ़ेगी तो साथ में सीट बेल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो सीट बेल्ट हम लोग बना सकते हैं, जो कि इसके अंदर भी खाली सीट बेल्ट में उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए। खाली अपना नॉर्मल इसमें हम लोग बनेंगे तो स्ट्रेंथ आएगा नहीं, तो उसके लिए स्पेशल अपने को यान्स चाहिए, उसके हिसाब से सीट बेल्ट बनेगा। एयरबैग्स अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी ये मैंडेटरी हो जाएगी एयरबैग्स हर कार के अंदर। पहले जो पुरानी कारें थी नॉर्मल जो 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख वाली जो कारें थी मारुति 800 या इस टाइप की, उसके अंदर पहले एयरबैग्स का कंपल्सन नहीं था। अभी रिसेंटली आई थिंक वो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि सब कार्स के अंदर एयरबैग्स जरूरी है, उसका कंजम्पशन एयरबैग्स का काफी बढ़ेगा, और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, टेक्निकल प्रोडक्ट है। उसके अंदर आपको हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि इम्पैक्ट होने के बाद में वो काम करना चाहिए, वो काम नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं है।
तो उस हिसाब से एयर परमिएबिलिटी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एयर बैग्स में काफी अच्छा है। फिर कारपेट जो लगते हैं अंदर के कार के अंदर, इंटीरियर के अंदर, वो सब कारपेट वोवन प्रोडक्ट के मोस्टली रहते हैं, कुछ नॉन वोवन भी रहते नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वोवन प्रोडक्ट की लाइफ और क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, तो कारपेट के अंदर भी हमको काफी अपॉर्चुनिटीज है। बिल्टेक के अंदर आप देखेंगे तो टोटल 4.7% के हिसाब से ये बढ़ने की का अनुमान है, और ये टोटल ग्लोबल टेक्सटाइल का करीब 7.5% आपका ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स का है। इसके अंदर अभी सबसे ज्यादा जो डिमांड में आप देखेंगे कहीं पे भी, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो आर्किटेक्चरल मेम्ब्रेन है, जो ये यहाँ पे दिख रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, टोल के ऊपर, इसके अंदर अपने को हाई स्ट्रेंथ वाले सब फैब्रिक्स लेके उसको कोटिंग करके उसके हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका जो कंजम्पशन है धीरे धीरे काफी आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि हर जगह हम लोग देखेंगे कि आपको इस टाइप के, क्योंकि ये बिल्ड करने में एकदम इजी है, फास्ट होता है, आपको ज्यादा कंस्ट्रक्शन, जितना टाइम हम लोग कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं उसकी बजाय ये एकदम जल्दी बन जाता है। तो ये इसका कंजम्पशन काफी इंक्रीज होने की संभावना है इसमें, अच्छा, प्लस इसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी है कि क्या हिसाब से अपने को बनाना है। फिर कैनोपीज आप देखते हैं कि शॉप्स एंड इसके अंदर जो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल फैब्रिक से बन जाता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा टेक्निकलिटी नहीं है। तो ये में भी अभी एग्जिस्टिंग भी कुछ प्लेयर इसका इस टाइप का फैब्रिक बनाते होंगे, पर ये भी एक टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। ऑनिंग ये आप देखेंगे आजकल बस स्टॉप्स या इसके ऊपर आगे जाके आप देखेंगे कि उसके अंदर इस टाइप के जो ऑनिंग्स है वो यूज करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ मतलब बिल्डिंग बना के कंस्ट्रक्ट करने की बजाय ये फटाफट बना के वहाँ पे वो लग सकते हैं, तो इसका कंजम्पशन भी आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। टारपोलिन्स जो है ये खाली मतलब ये तो है, इसके अलावा ट्रक्स में वगैरह भी आजकल जो ट्रक की बॉडी है उसमें भी टारपोलिन्स काफी काम में आते हैं। मतलब यूएस यूरोप में आप यदि जाएंगे तो ट्रक का बॉडी अपने यहाँ जैसे वुडन का बनाते हैं या स्टील का बनाते हैं, वैसा नहीं है, वहाँ पे सब ये टारपोलिन के फैब्रिक से बनता है। टेंट्स हैं जो टेंट्स हैं जो कवर करने के लिए, बिल्डिंग को कवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके फोल्डिंग नेट्स हैं कि जहाँ पे आजकल बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेफ्टी के हिसाब से उनको बोलते हैं कि आप सेफ्टी नेट लगाइए जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चालू होगा, तो इसका भी काफी कंजम्पशन है। अगर इसका वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होगा, वैल्यू के हिसाब से इसका लो वैल्यू आइटम है, बट स्टिल द रिक्वायरमेंट और कंजम्पशन इसका काफी इंक्रीज होने वाला है। होर्डिंग्स एंड साइनेज आज का जो मार्केटिंग के हिसाब से आप देखेंगे दिन ब दिन होर्डिंग्स और साइनेज बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका भी आपको काफी एडवांटेज मिलेगा कि इस टाइप के आप यदि फैब्रिक बनाते हैं तो होर्डिंग साइनेज के अंदर काम आ सकते हैं। मेडिटेक में काफी एप्लीकेशन आजकल नॉन वोवन के ज्यादा हो रहे हैं, काफी जो पहले वोवन के प्रोडक्ट्स थे वो आजकल नॉन वोवन से रिप्लेस हो रहे हैं। तो मेडिटेक का पहले का जो सीआई मतलब कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट था 1.7% के आसपास था, लेकिन अभी लास्ट ईयर जो कोरोना वायरस के हिसाब से आपने शायद देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा कि काफी मेडिकल गाउन, कैप, मास्क वाले कितने सारे प्लेयर्स अपने यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप हो गए इन लास्ट 1.5 ईयर, लेकिन ये अभी आगे कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि आज जो हमको इसकी वजह से जो सेटबैक मिला है तो ये हम लोगों को अभी ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा, प्लस ये दिन ब दिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एक बार आपको आदत लग गई कि हमको ये सब करना है तो उसी हिसाब से और हर चीज के अंदर वो एप्लीकेशन आपका बढ़ते जाएगा। तो मेडिटेक के अंदर इवन दो अभी उसका ग्रोथ रेट 1.7 है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये कम से कम 4.5-5% के हिसाब से बढ़ेगा आगे के सालों में। तो इसके अंदर वोवन के अंदर आजकल जैसे मेडिकल गाउन, कैप, ये सब डिस्पोजेबल हो गए हैं बिकॉज ऑफ वायरस की, एक बार यूज करके उसको फेंक दीजिए, लेकिन ये ट्रेंड कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में ऑफिस दे विल स्विच ओवर टू मेडिकल कैप एंड मतलब वोवन फैब्रिक के ऊपर। वोवन के लिए इजी वॉश एंड वेयर जो अपने इंडिया के अंदर हम लोग शायद इसके ऊपर इमीडिएटली आ जाएंगे, ग्लोबल मार्केट में शायद जो नॉन वोवन के जो आते हैं वही शायद चालू रहेंगे। इसके अंदर लोग एडेसिव टेप्स बना सकते हैं जो मेडिकल यूज में आते हैं, इसका प्रिसीजन और उसका क्वालिटी का रिक्वायरमेंट एकदम अलग रहता है। प्रोटेक्टिव आई पैड्स हम लोग जो वो बनाते हैं, तो इसका कंजम्पशन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन काफी टेक्निकल प्रोडक्ट है। सर्जिकल मेश हम लोग बनाते हैं जो यूज कर सकते हैं, जो उसके जो रिक्वायरमेंट है, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो भी एज पर इंडिया में इतना स्टैंडर्ड्स नहीं है, लेकिन आपको यदि एक्सपोर्ट करना है तो उसके काफी स्टैंडर्ड्स अपने को अचीव करना पड़ते हैं।
सिमिलरली बैंडेज है, बैंडेज भी वोवन प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग जो बैंडेज बना सकते हैं। तो इम्प्लांट्स ये एक नया एरिया है जहाँ पे वोवन टेक्सटाइल का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इम्प्लांट से आपको बाकी अंदर के इवन आर्टिफिशियल किडनी है, आर्टिफिशियल लीवर है, इस टाइप के प्रोडक्ट भी आजकल वो लोग बनाने का शुरू किए हैं और वो काफी ज्यादा उसमें हाई वैल्यूएशन एंड वेरी पोटेंशियल उसके अंदर आगे होगा। एग्रोटेक के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो एग्रोटेक के प्रोडक्ट्स हैं वहां पे अपने को मेनली प्रोटेक्शन के लिए जरूरी रहता है। प्रोटेक्शन के लिए आपको जब चाहिए तो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तो उसके काफी प्रोडक्ट्स आजकल नॉन वोवन से बनते हैं, लेकिन कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं ये वोवन प्रोडक्ट्स में आइडेंटिफाई किए हैं और इसका ग्रोथ अराउंड 3.5% के आसपास बढ़ने का हम लोग को अनुमान है। तो इंसेक्ट प्रोटेक्शन के लिए नेट बनाते हैं, वो नेट आप उसके अंदर बना सकते हैं। ग्राउंड कवर जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं वो वोवन से बन सकता है। बर्ड प्रोटेक्शन के लिए जाली वाली नेट्स हम लोग उसके अंदर बना सकते हैं। फूड के पैकेजिंग आइटम्स जो है आजकल वो काफी डिमांड में है, तो विथ प्रिंटेड आगे जो पैकेजिंग, तो ये भी प्रोडक्ट्स हैं। हाउएवर लेकिन ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये इसमें आप वैल्यू एडिशन देखेंगे तो कंपैरेटिवली काफी कम है। क्लॉथ टेक ये भी प्रोडक्ट्स जो है हम लोग ट्रेडिशनली पहले से बना रहे हैं, सब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं जो हमको पहले से पता नहीं है या हम लोग बनाते नहीं है। ट्रेडिशनल अब लूम्स के ऊपर या ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग के अंदर भी मोस्टली ये सब हम लोग बनाते हैं। इंटरलाइनिंग तो आपको मालूम है कि जो शर्ट्स के अंदर और सूट्स के अंदर जो इंटरलाइनिंग लगता है वो हम लोग सालों से बना रहे हैं, कोई आज का नया नहीं है, उसको हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल बोला हुआ है लेकिन ये हम लोग ऑलरेडी बनाते हैं। इसमें खाली एक ही चेंज आया है कि जो पहले इंटरलाइनिंग अपना कॉटन का बनता था उसको हम लोग कोट करते थे, उसमें भी काफी जगह पर हम लोग उसकी जगह सिंथेटिक यार्न हम लोग उसमें यूज करने का चालू किया है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल अपने को रिप्लेस करने के लिए होगा। टेप्स एंड रिबन्स अपने को हर इसमें लगते हैं, वो जिप क्लॉथ है, जिप के आजू बाजू में जो उसको फैब्रिक लगता है तो जिप क्लॉथ हम लोग बना सकते हैं। स्विंग थ्रेड्स के लिए हम लोग बना सकते हैं जो कि मोस्टली सिंथेटिक होते हैं। लेबल्स जो भी रहेंगे, आप जितने भी प्रोडक्ट जितने बढ़ेंगे उसका लेबल्स जो भी बनता है सब वोवन फैब्रिक्स के अंदर हम लोग बनाते हैं। फिर अम्ब्रेला क्लॉथ जो हम लोग शायद पहले भी सब लोग बनाते हैं, उसके अंदर कोटिंग करके हम लोग उसको अम्ब्रेला क्लॉथ बनाते हैं। तो ये भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकलिटी है ऐसा मेरे को नहीं लगता है, बट स्टिल ये हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पैकटेक यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि इट इज गोइंग एट 4%, ये सेकंड हाईएस्ट है। पैकेजिंग का जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ट्रेडिशन, उसकी वजह से उसका डिमांड भी पैकेजिंग का बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये सब मास स्केल के प्रोडक्ट हैं। तो आपको यदि ज्यादा टर्नओवर चाहिए, मार्जिन कम होगा तो भी चलेगा, तो पैकटेक के अंदर काफी प्रोडक्ट्स है जो आप लोग बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो बैग्स है, बल्क कंटेनर्स हैं, टी बैग्स हैं, फिर जूट के बैग्स है, वोवन के सैक्स हैं, लगेज के जो आइटम्स है लगेज बैग्स हैं, तो ये सब प्रोडक्ट हम लोग उसके अंदर बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर यदि आपको सही में अच्छा कुछ गुड टाइप ऑफ पैकेजिंग यदि आपको चाहिए तो जो टेक्निकली पैकेजिंग के लिए लगता है उस टाइप के प्रोडक्ट हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जियोटेक ये एक सबसे बड़ा अपने लिए अपॉर्चुनिटी सेक्टर है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ने कुछ ज्यादा गाइडलाइंस उसके अंदर लाई नहीं है। यदि यहाँ पे रोड के लिए या रेलवेज के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लोग यदि उसको मैंडेटरी कर दें कि ये सब जो क्लॉथ जो जियोटेक एप्लीकेशन के जो है वो यूज करना कंपलसरी है, तो इसका ग्रोथ काफी बढ़ सकता है। यहाँ पे मेरे को लगता है कि धीरे धीरे जिस हिसाब से हम लोग ग्रो हो रहे हैं, ये नॉर्मली कैसा रहता है कि जो पर कैपिटा इनकम जब आपका बढ़ता है तो ये सब चीजें धीरे धीरे आती हैं। इवन यूएस में, यूरोप में या चाइना में भी धीरे धीरे करके आई है। तो शायद हम लोग अभी इसके लिए तैयार हैं और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको रहेगा आने वाले सालों में, कि जहाँ पे हम सब लोग ये चीजें यूज करना चालू करेंगे। ये इसका जो ग्रोथ है 2.1% है, वो टोटल 3.5% ऑफ टोटल ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स इसके अंदर आता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो वोवन रिइंफोर्समेंट जो ट्रेन के ट्रैक के नीचे डालते हैं, तो जिससे नीचे उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है,
फिर सेपरेशन लेयर जो रोड के अंदर रोड के बीच में हम लोग डालते हैं सेपरेशन लेयर, तो वहाँ पे उसको रोड मेंटेन करने के लिए अच्छा रहता है, तो स्पॉइल कम होता है रोड। इरोजन प्रोटेक्शन जो बैंक्स हैं वहाँ पे इरोजन प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे फैब्रिक लगाते हैं, तो सो दैट वहाँ का जो मिट्टी है वो अंदर पानी में न चला जाए। सॉइल प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग कहीं पे रोड्स के ऊपर यूज करते हैं कि जहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस टाइप के जो फैब्रिक है भी वो जो टेक्सटाइल्स के अंदर आ सकते हैं। बट मेन जो सेक्टर है इसके अंदर हमारे यहाँ पे ये जो रेल एंड रोड, ये दोनों इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी आगे रहेगा। अभी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जैसे L&T है या इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्टर है उन लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया है, लेकिन सभी लोगों के लिए अभी मैंडेटरी नहीं, तो जिसको इच्छा होगी वो लोग उसको यूज करते हैं, जिसको नहीं होगी वो नहीं करते हैं, लेकिन इसके अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज आगे आ सकती है। ओकियोटेक्स ये एक नया सब्जेक्ट है। सॉइल का जो अपने यहाँ पे हालत खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे लाइनिंग लगाते हैं वो। तो जो भी ये लाइनिंग जब लगाते हैं तो जो सॉइल के अंदर, इसके अंदर जो भी केमिकल्स और ये जो है वो सॉइल के अंदर नहीं जाते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये नेसेंट अपना नया एरिया है। ये अभी ग्रो होने में, इंडिया में आने के लिए अभी टाइम लगेगा। ये अभी US यूरोप में धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो वहां से अभी शुरू हो रहा है। अपने यहाँ आने में मेरे को लगता है और कम से कम 5-10 साल और लगेंगे। होम टेक एप्लीकेशंस, तो दीज आर ऑल होम टेक एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर टेबल क्लॉथ्स आते हैं, फिर कारपेट के जो पैकिंग क्लॉथ है वो हम लोग बना सकते हैं। मैट्स हैं जो हम लोग मैट्स जो यूज के लिए होम के अंदर हो, घर में जो मैट्स बनाते हैं उसके लिए। फिर कर्टन्स है, कर्टन्स का भी कंजम्पशन धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ, जैसे पर कैपिटा कंजम्पशन हम लोगों का बढ़ेगा, तो कर्टन्स की रिक्वायरमेंट प्लस हम लोग जो पहले कुछ सालों पहले हम लोग कर्टन में भी 5-5, 10-10 सालों में बदलते हैं, अभी शायद हर साल के अंदर हम लोग या 2 साल के अंदर कर्टन बदलते हैं, तो इसका कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। बेड कवर्स हैं, फिर ब्लाइंड्स हैं जो आजकल ऑफिसेस हैं, सब ऑफिसेस के अंदर आपको ब्लाइंड्स लगेंगे, तो ये ब्लाइंड्स के अंदर उसमें भी आपको प्रॉपर्टीज चाहिए, ब्लाइंड्स को UV प्रोटेक्शन होना चाहिए, लाइट फास्टनेस अच्छे होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये होते हैं। मॉस्किटो नेट्स हैं, ब्लैकआउट फैब्रिक से जहाँ पे अपने को पावर की सेविंग होती है, यदि हम ब्लैकआउट फैब्रिक यूज करते हैं कमर्शियल ऑफिसेस या इसमें, तो अपने को वहाँ पे पावर का सेविंग होता है, तो इसका भी कंजम्पशन काफी आगे अच्छा बढ़ सकता है। एंड कुकिंग का अप्रेंटिस हैं जो होटल्स एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के अंदर वो लोग यूज करते हैं। प्रोटेक्ट एप्लीकेशंस, प्रोटेक्ट के अंदर भी काफी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे भी अभी एक्चुअली अपना अवेयरनेस जो है काफी कम है, तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा वैसे वैसे फायर और बाकी सेफ्टी के लिए हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो हर एक एप्लीकेशन के अंदर इसमें काफी पोटेंशियल अवेलेबल है। फायर के नॉर्म्स अभी धीरे धीरे स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस के अंदर अभी भी फायर के अंदर उन्हें कुछ गाइडलाइंस दी हुई नहीं है, जैसे थिएटर्स है या जो सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, यहाँ पे अभी उन लोगों ने उसको मैंडेटरी किया नहीं है। यदि वो मैंडेटरी करेंगे और बाकी सब ये बढ़ेगा, तो यहाँ पे फायर प्रूफ फैब्रिक आपको सब जगह पर लगाना पड़ेगा। हाई एल्टीट्यूड फैब्रिक है, नॉर्मली जो नेवी और आर्मी के लोग हैं जो एकदम टॉप पे रहते हैं, उनके लिए हाई प्रोटेक्शन के लिए इनका रिक्वायरमेंट जो स्ट्रिंजेंट रहता है, जो हम लोग बनाएंगे फैब्रिक, उसका रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट है। केमिकल रेजिस्टेंस, तो केमिकल किस टाइप का केमिकल है उसके हिसाब से आपको उसका कोटिंग करके उसका अलग से फैब्रिक बनाना पड़ेगा। हाई विजिबिलिटी जैकेट्स है जो नॉर्मली दूर से दिखने के लिए कि कोई एक्सीडेंट न हो उसके लिए वजह से वो लोग हाई विजिबिलिटी जैकेट्स यूज करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ये भी आर्मी नेवी के लिए। बुलेट प्रूफ तो एक हो गया, इसके अलावा भी बैलिस्टिक प्रूफ है, अलग अलग केमिकल प्रूफ है, इस टाइप के जो आर्मी और नेवी के अंदर जो जाते हैं। तो जहाँ पे आपके गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं या जहाँ पे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मे बी यू कैन एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस आर्मी नेवी यूनिफॉर्म्स। देन ग्लोव्स हैं जो प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, तो इनको भी विविंग करके स्टिच करके उसको कोटिंग करने के बाद में आप उसके ग्लोव्स बना सकते हैं। इंडोटेक एप्लीकेशन, ये इंडोटेक जो है ना, ये सबसे ग्रोइंग सेक्टर है। 4.7% वर्ल्ड वाइड इट इज ग्रोइंग, 7.5% की 4.7% से, तो इसका 13.5% के आसपास उसका टोटल टेक्निकल टेक्सटाइल का अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें हम लोग यदि प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वोवन नेट्स हैं जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं।
फिर मल्टी एक्सेल फैब्रिक्स है, ये आपको देखेंगे तो हाई, इसका भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो एरोप्लेन्स में है, बोट्स में है, तो स्कीइंग में है, इस टाइप के जो भी है उसके अंदर यूज किया जाता है। और इसका रिक्वायरमेंट भी काफी स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि इसके पार्ट्स से काफी उसकी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। फिर कोटेड एब्रेसिव्स जो हम लोग इंडस्ट्रियल के अंदर यूज करते हैं। फिल्टर फैब्रिक्स विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। अपने को हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप के फिल्टर्स लगते हैं, हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो उसके हिसाब से हम एक इंडस्ट्री पकड़ के उसी टाइप का फिल्टर उस इंडस्ट्री को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स है, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स कहीं जहाँ पे भी इंडस्ट्री में कोई न किसी टाइप का बेल्ट लगता है, तो वो हम लोग इसमें बना सकते हैं। इंसुलेशन में भी विथ दूसरे नॉन ओवन के साथ में या किसी के साथ में मिला के हम लोग इंसुलेशन फैब्रिक बना सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट, इसका भी कंडेंसर अभी धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा आगे, क्योंकि ऑटोमेशन जहाँ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग जो आजकल मैन्युअल करते हैं, उसकी बजाय हम लोग यदि कन्वेयर बेल्ट से करना शुरू करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल बेल्ट का जो एप्लीकेशन है वो काफी बढ़ेगा। तो इसमें भी अच्छा पोटेंशियल है। बोल्टिंग क्लॉथ जो शायद आप सब लोग यहाँ पे यूज करते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली प्रिंटिंग के लिए जो हम लोग लगाते हैं, तो वो भी बोल्टिंग क्लॉथ हम बना सकते हैं। फिर सर्किट बोर्ड्स, इसका कन्वेंशन काफी इंक्रीज होने वाला। सर्किट बोर्ड के लिए जो फैब्रिक लगता है, अभी थोड़े दिनों के अंदर आप देखेंगे कि हर चीज इसी से चलने वाली है। तो इसका कन्वेंशन मतलब इतना ज्यादा बढ़ेगा कि गुड पोटेंशियल अवेलेबल है हर चीज के अंदर, कार के अंदर, मोटर के अंदर, घर के अंदर, सब जगह अपने को ये सर्किट बोर्ड से ही काम चलना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कुछ भी है, हर चीज के अंदर अपने को लगेगा। तो इसका काफी पोटेंशियल अच्छा है। इंडस्ट्रियल फेल्स जो हम लोग मशीनरी, सनफोराइजिंग मशीन, सिंकिंग रेंज, इस टाइप के जो फेल्स उसके अंदर फेल्स जो लगते हैं, तो उसका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए आप इंडस्ट्री के साथ में जुड़िए, जिस इंडस्ट्री में जो लगता है उसमें टेक्सटाइल का क्या लगता है वो देखिए, उसके हिसाब से हम लोग बना के उनको आराम से सप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अपने को काफी पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट के अंदर यही चीजें उनको बनाने में कॉस्ट काफी ज्यादा आएगी, यहाँ से कंपेरेटिव इंडिया में यदि हम लोग बनाएंगे तो काफी सस्ते दामों में बना के हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग फोकस करके उसमें से कुछ न कुछ निकाल सकते हैं। स्पोर्टेक, ये एक दूसरा सेक्टर है जहाँ पे एक्टिविटी है हम लोग का भी डोमेस्टिक इसके लिए काफी बढ़ रहा है। एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मार्केट के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग अभी प्रोफेशनल टीम्स बनाना शुरू किया है। IPL चालू हुआ है, बाकी की फुटबॉल टीम बन रही है, हॉकी टीम बन रही है। तो वो हिसाब से स्पोर्ट्स वेयर और इसके अंदर जो भी लगने वाला सामान है उसके अंदर आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि हम लोग अभी चाइना से या दूसरे US, यूरोप से हम लोग कंपेयर करेंगे तो नेग्लिजिबल है। हम लोग उसके 5%, 10% के लिए पहुंच गए तो हमारा इसमें काफी कंजम्पशन इसके अंदर हो सकता है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो स्पोर्ट्स वेयर के अंदर ये खाली नॉर्मल स्पोर्ट्स वेयर नहीं, इसके अंदर आजकल स्मार्ट फैब्रिक्स आ रहे हैं। तो वो जो स्पोर्ट है वाला आदमी है उसको अंदर से कंफर्ट कैसे लगेगा, उसको क्या कंडीशन चाहिए, अंदर उसको कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए, कितना मॉइस्चर होना चाहिए। इवन इसके आगे जाके उसके अंदर आजकल वो डिजिटली सेंसिटिव वो फैब्रिक्स भी वो लोग बना रहे हैं, जहाँ से उनको मेजरमेंट पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है और कितनी हार्ट बीट्स है। उस टाइप के फैब्रिक भी आजकल धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है। तो स्पोर्टेक खाली नॉर्मल फैब्रिक नहीं है, ये उसके एंड यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अच्छे बन सकते हैं। तो पैराशूट फैब्रिक ये भी हम लोग अपने यहाँ देखेंगे तो पैराशूटिंग बहुत रेयर केस में बहुत कम जगह पर है, लेकिन आप बाकी दूसरी देशों में जाएंगे तो पैराशूट जहाँ जहाँ पे भी आपको हिल्स मिलेगी वहाँ पे आपको पैराशूट का ये मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। स्पोर्ट्स शूज, अपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बढ़ेगी तो उसके साथ में स्पोर्ट्स शूज और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज बनने वाली। तो इसके अंदर भी जो स्पोर्ट्स के लिए जो उसके अंदर कपड़ा लगता है कैनवास का, तो वो भी आप उसके अंदर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स के कंपोजिट्स आजकल बनते हैं, तो वो हम लोग जो जिससे हॉकी स्टिक बनती है या बैडमिंटन की स्टिक बनती है, इस टाइप के जो कंपोजिट्स है जिससे वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसके अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज है। उसके अंदर हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं। उसके लिए आर्टिफिशियल टर्फ, अभी आजकल ग्रीन ग्रास के टर्फ तो मतलब मैदान मिलते ही नहीं है, तो सब जगह जो भी नए स्टेडियम्स आएंगे ये भी आएंगे, तो उसके अंदर आर्टिफिशियल टर्फ का ही खाली यूज होगा। तो यहाँ पे भी अपने को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। स्पोर्ट्स नेट्स, ये तो शायद हम लोग ट्रेडिशनली काफी सालों से बना रहे हैं, तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के साथ में उसके नेट्स भी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी।
ये कुछ नए फाइबर्स हैं जो ई टेक्सटाइल्स करके आजकल पॉपुलर हो रहे हैं ज़्यादातर। तो उसमें बैटरी फाइबर्स है, कंडक्टिव फाइबर्स, वेयरेबल एंड नॉन वेयरेबल ई टेक्सटाइल्स। तो मैं जैसा बोल रहा था कि इसके अंदर जो कंडक्टिव फाइबर्स है ये सब मेटल के रहेंगे। ये अपने नॉर्मल जो कंडक्टर्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेंस हो के वो जाना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक सेंस करने के लिए अपने को मेटल के यान्स यूज करना पड़ेंगे जो कम्युनिकेट करेंगे अपने सर्वर से या कंप्यूटर से। तो आपको जो कंडीशन है, पेशेंट्स की क्या कंडीशन है या आदमी की क्या कंडीशन है या स्पोर्ट्स पर्सन की क्या कंडीशन है, वो आपको डायरेक्टली हर टाइम बताता रहेगा। अभी जब भी आपको देखना है कि अभी क्या सिचुएशन है तो आप उसके ऊपर देख सकेंगे। तो ये एक ग्रोइंग फील्ड है जो अभी आगे आ रहा है। कंजम्पशन में यदि आप देखेंगे तो मोस्टली जो कंजम्पशन आप देखेंगे तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, पीपी, एचडीपी एंड विस्कोस जो नॉर्मल अपने केस में यूज करते हैं। खाली इसमें फर्क ऐसा ही है कि यहाँ पे हम लोग शायद डिलियर्स और जो उसकी क्वालिटीज है वो डिफरेंट यूज करते हैं जो हम लोग साड़ी ड्रेस मटेरियल्स में यूज करते हैं। तो उसके अंदर में भी 50 डेनियर, 80 डेनियर, 100 डेनियर, 150 डेनियर। यहाँ पे मोस्टली आपको डेनियर शायद अलग लगेंगे या ट्विस्टिंग लगेगा या उसके अंदर कुछ न कुछ टेक्निकल एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा जो कन्वर्ट करके आप लोग को टेक्निकल टेक्सटाइल बना सके। और कुछ फिर जो स्पेशलाइज्ड अपने को चाहिए तो आरामाइड है, ग्लास है, कार्बन है, लेकिन उसका एप्लीकेशन आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा लिमिटेड फील्ड्स के अंदर है। तो जो सूरत का स्ट्रेंथ है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, विस्कोस, तो ये सब इसमें आप एप्लीकेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसमें एप्लीकेशन इसका होता है। एक्सपोर्ट के पोटेंशियल डेस्टिनेशन हमारे क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज है अपने को यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस या यूरोप कह लें आपकी, यूरोप है, चाइना है और यूएई एंड फिलीपींस। तो ये एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे आप लोग अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस, ये हमारी साउथ गुजरात की क्या अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी क्या स्ट्रेंथ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी अवेलेबल है अपने पास। स्किल्ड मैन पावर को सिंथेटिक कैसे चलाना वो पता है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, सब सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, यार्न्स, फाइबर्स अपने यहाँ पे अवेलेबल है। पोर्ट के पास में है, तो एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट रॉ मटेरियल करना है तो ये अपनी स्ट्रेंथ है साउथ गुजरात की। वीकनेस क्या है, लैंड का प्राइस इज वेरी हाई, तो इट इज बिकमिंग लाइक अनअफोर्डेबल। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हम लोग अभी करते हैं कि एक एजेंट होगा जिसको हम लोग माल सप्लाई करेंगे, वहाँ से वो दूसरा किसी को एक्सपोर्ट करेगा, हम लोग खाली कन्वर्जन करके उसको दे देंगे। ये अपना वीकनेस है, इसको हमको यदि टेक्निकल टेक्सटाइल में यदि जाना है तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। नो एक्सपीरियंस ऑफ टेक्निकल, नो और मे बी लो एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट नो, देयर विल बी डेफिनेटली सम एक्सपीरियंस, बट लो एक्सपीरियंस ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। तो इसके लिए हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसके नॉलेज शेयरिंग करके हम लोग उसको इम्प्रूव करें। अपॉर्चुनिटीज क्या है, फास्ट गेम टेक्निकल टेक्सटाइल्स। मैंने ग्रोथ मैंने आपको बताया 12%, नॉर्मल टेक्सटाइल अपना 4-5% से बढ़ता है, टेक्निकल टेक्सटाइल 12% से बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली ज्यादा है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट भी अभी नई नई पॉलिसीज के साथ में उसको सपोर्ट कर रही है कि आप कुछ करिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी, अपना इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो होगा उसमें पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज होगा, हर चीज में अपना रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो ये अपने लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। थ्रेट्स क्या है, इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। अभी तक जो चाइना के जो प्रोडक्ट आते हैं तो वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो मेरे अपना रॉ मटेरियल का जो फिनिश प्रोडक्ट का भाव है वो रॉ मटेरियल के भाव में वहाँ से आता है। तो ये अपना डिस्पैरिटी है, तो दैट कुड बी अ थ्रेट फ्रॉम चाइना। कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स विद द डेवलप्ड कंट्रीज, लाइक आपको जब स्पेशलाइज कुछ बनाना है, स्पेशलाइज आपको यार्न चाहिए, फाइबर चाहिए, तो वो यदि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वी आर डिपेंडेंट ऑन समबडी, तो वो एक अपने को थ्रेट है। वो कभी बोल देंगे नहीं अभी सप्लाई नहीं करेंगे या हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है, तो वी आर गेटिंग दिस थ्रेट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी भी हो सकता है, कोई भी कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करके लार्जर स्केल पे या अपने से बड़े स्केल में डाल के हो सकता है, तो कहीं पे भी रहेगा। तो मतलब इसी के लिए ऐसा नहीं, दूसरे किसी भी इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। अभी रिक्वायरमेंट क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टेक्सटाइल्स। आप शुरू करेंगे तो यहाँ से आपको टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए स्पेशल फाइबर चाहिए। नॉर्मल फाइबर्स अपने कुछ
सेक्टर्स में या कुछ इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन 95 या 90% अपने को अंदर या तो अपने को स्पेशल फाइबर चाहिए, या उसमें स्पेशल यार्न होना चाहिए, या उसके अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर उसके अंदर स्पेशल स्पिनिंग मशीन होना चाहिए, या फिर वीविंग मशीन। वीविंग मशीन में समझो आपके पास वीविंग है, लेकिन उसका विड्थ या तो अपने को ज़्यादा चाहिए, या उसका स्टर्डीनेस जो है जिसके अंदर आप 1000 डेनियर का वीविंग कर सकें, तो ये मशीन के ऊपर हम 1000 डेनियर नहीं चला सकते, उसके लिए मशीन अलग लगेगा, उसका स्ट्रेंथ अलग चाहिए। तो इस टाइप से हमको स्पेशल मशीन चाहिए उसके लिए। नॉर्मल मशीन के अंदर हम कुछ प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिक यदि टेक्निकल टेक्सटाइल करना है तो उसके हिसाब से आपको मशीन सिलेक्ट करके लेना पड़ेगा। स्पेशल निटिंग मशीन चाहिए। नॉर्मल निटिंग मशीन अपना 22 गेज का 24 गेज का वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर यार्न अलग है, डिफरेंट है, तो उस हिसाब से अपने को उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे अभी देखेंगे स्पेशल नॉन वन मशीन चाहिए कि SMS है या SMMS है या स्पन बॉन्ड है, इस टाइप के अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, तो यहाँ पे अपने को कुछ अलग टाइप का होना पड़ेगा। स्पेशल प्रोसेसिंग होना चाहिए उसका, उसके कुछ उसको स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके हिसाब से अपने प्रोसेसिंग लेंगे। या स्पेशल फिनिशिंग, उसके लिए कोटिंग चाहिए या फिनिशिंग कुछ एडिशनल चाहिए या प्रॉपर्टीज कुछ चाहिए, तो ये स्पेशल फिनिशिंग आपको उसके अंदर लगेगा। फिर स्पेशल टेक्निकल स्किल्स, जो नॉर्मल अपने पास टेक्निकल स्किल है, फिर उनको चेंज करके अपने को टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए जब बनाना है तो अपने को उसमें जो प्रिसीजन है विच इज मिसिंग, अपने क्या 19-20 यहाँ पे ऐसे चल जाता है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर अपने को फोकस करके वो स्किल अपने को थोड़ा सा बढ़ा के उस लेवल तक लेके आना पड़ेगा। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है अपने के एजेंट को दे दिया, एजेंट ने बेच दिया, उस हिसाब से काम चलना मुश्किल है। यदि टेक्निकल टेक्सटाइल्स आपको बेचना है तो आपको मार्केटिंग के अंदर इफर्ट्स करना पड़ेंगे, आपको 1-to-1 डायलॉग करना पड़ेगा। जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है और जो यूज करने वाला है, उसका अपने को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग बना पाएंगे। उसको क्या चाहिए यदि यही हमको ये मालूम नहीं होगा तो हम लोग बना नहीं पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। एंड स्पेशल मार्केटिंग टीम, आप सोचेंगे मेरा एग्जिस्टिंग मार्केटिंग जो है, जो जैसे करते हैं ट्रेडिशनल वे से हम लोग जो सूरत में करते हैं, उस हिसाब से मेरा मार्केटिंग टीम चलेगा, तो नहीं चलने वाला है। मार्केटिंग के लिए आपको फोकस मार्केटिंग चाहिए वो प्रोडक्ट के लिए, तो उस हिसाब से आपको मार्केटिंग टीम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, आदमी भी उस हिसाब से सिलेक्ट करना ही पड़ेगा जिसको टेक्निकल टेक्सटाइल्स का नॉलेज हो, जो जाके समझो कस्टमर के पास सामने जाता है उसको बताने आना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट के अंदर क्या स्पेशलिटी है या आपका क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो टीम है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग टीम आपको नहीं चलेगा, यू हैव टू डेवलप गुड मार्केटिंग टीम फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। अभी इन्वेस्ट कैसे करें, क्या इसका क्राइटेरिया हम लोग डिसाइड करें कि हाउ टू इन्वेस्ट इन। यदि आपका रिक्वायरमेंट है कि जो मार्केट है उसमें प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली आप लोग बना सकते हैं। दूसरा, यदि वो सिंगल स्टेज या मल्टी स्टेज प्रोडक्ट है, इसमें एक प्रोसेस है विच इज कंट्रोलेबल, जो आप आराम से संभाल सकते हैं। प्लस यदि आपको जो मशीन आपने लगाया कंप्लीटली बैलेंस है, कि जो प्रोडक्शन आप उससे निकालेंगे वो आपका पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, सब मशीन्स का जो भी सीरीज ऑफ मशीन्स है वो फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट अपना वो अफोर्डेबल है या नहीं है। और दूसरा, मार्केटिंग के ऊपर आपका डिपेंडेबिलिटी किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये यदि खुद आप मार्केट कर सकते हैं और कर सकते हैं तो आप सिंगल इंडिविजुअल कंपनीज है वो ये सब क्राइटेरिया यदि मीट करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली अपना खुद यूनिट डाल के खुद मार्केटिंग कर सकते हैं। यदि ये नहीं है, वहां पे यदि आपका टेक्निकल मतलब यदि नहीं होगा तो अपने को ग्रुप बना के उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोसेसेस और मार्केटिंग एक्टिविटीज शेयर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर अपने को एक ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। इट कैन बी कॉल्ड एज सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलेंगे, या ग्रुप ऑफ कंपनी, 2, 3, 4, 5 कंपनी या 10 कंपनी मिलके एक साथ मिलके हम लोग काम करके उसमें कर सकते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपका यदि टोटल प्रोड्यूस है, टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, उसमें यदि टेक्नोलॉजी है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ये एक ही मशीन के ऊपर आप जियो टेक्सटाइल भी कर सकते हैं, स्पॉट टेक्सटाइल भी कर सकते हैं, एग्रो भी कर सकते हैं। तो यदि आप अकेले डालेंगे तो ये सब डायरेक्शन में आप लोग जा नहीं सकते। तो इसके लिए एक सेंट्रलाइज आपने जो यूनिट बनाया है, वो एक आदमी को एक जियो टेक्सटाइल संभाले, एक स्पॉट टेक्स संभाले, दूसरा एग्रोटेक संभाले, तो वो कॉम्बिनेशन करके आप उसके अंदर ज्यादा रहेंगे तो सबको बेनिफिट होगा। फिर मैंडेटरी मशीनरी कॉम्प्लीमेंट समझो बैलेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल,
आपने कोई कोटिंग का लाइन डाला, कोटिंग का लाइन का आपका रिक्वायरमेंट होगा हर दिन 50,000 60,000 मीटर हर दिन निकालेगा, लेकिन आप बेचेंगे कहाँ पे? तो इस टाइप की जो कॉमन टेक्नोलॉजी है उसमें सपोर्ट करके हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कोटिंग लगा के और 10 5-7 आदमी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना के हम लोग उसको बेच सकते हैं। तो ऐसी जो इस टाइप के जो भी है वो हमको शायद एक ग्रुप बना के ग्रुप फॉर्म करके और फिर उसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मतलब इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके साथ ही मेरा आज का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। आपको कुछ क्वेरीज रहेगा कुछ रहेगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुकुंद जी। થશે પણ આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું હશે સેમ્પલ લઈને તો એ થશે। તો જો તમારે ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલના એસોસિએશનમાં કે એમાં જો કોઈને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો પરેશભાઈને તમારું નામ લખાઈ દો, કંપનીનું નામ લખાઈ દેજો, તો અમે આગળ જે એસોસિએશન બનાવીએ ત્યારે તમને કોન્ટેક્ટ કરીને અંદર લઈ શકીએ। બરાબર ને? હવે સાહેબને કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો કોઈને બી ક્વેશ્ચન? सर आपने जो मेडिटेक बोला उसमें जो नेट्स या आपने कोई ये बताया उसमें बेसिकली नीटेड होता है या वोवन होता है, क्या किस टाइप का होता है? सर माइक में इसके अंदर वोवन नेट्स भी यूज कर सकते हैं। और बेसिकली वो मटेरियल कौन सा होता है? मटेरियल उसके अंदर इन यूज के हिसाब से उसके अंदर डिपेंड करता है। तो पॉलीप्रोपीन रहेगा या पॉलिएस्टर रहेगा, तो उसी मटेरियल इसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो सर ये लोग वो हरनिया का या अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन करते हैं उसमें वो स्पेशलाइज, हाँ इसीलिए तो वो बेसिकली कौन सा होता है? वो नॉर्मली वही कहाँ पे आपको लगाना है, इम्प्लांट कहाँ पे लगाना है उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है। तो वो हो सकता है, लेकिन उसका कंजम्पशन काफी कम है। तो उतना होता है सर वो कंजम्पशन कम है पर उसमें मार्जिन भी वो फैंटास्टिक है। मार्जिन बहुत लगा है। अच्छा, और एक चीज था कि सर फिल्ट्रेशन में आपने बताया, तो फिल्ट्रेशन में बेसिकली वाटर से लेके ब्लड तक का सब फिल्ट्रेशन होता है। तो वीविंग इंडस्ट्री के लिए इजीली अगर नॉर्मल अब वीविंग मशीन है, आपने बोला जो मशीन हैवी चाहिए वो तो आपका बात सही है कि अगर कोई स्पेशलाइज क्वालिटी है तो रीइंफोर्स मशीन ही चाहिएगा, बाकी तो वो पॉसिबल नहीं है कि जियो टेक्सटाइल में वो हैवी लिनियर को बीटअप भी कर सके। पर नॉर्मल अभी जो वीविंग मशीन है तो उसमें अर्लीस्ट क्या कर सकते हैं, कौन से फिल्टर में जा सकते हैं जिससे ये लोग इमीडिएटली वो स्टार्ट कर सके? इसके अंदर रिफाइनरीज के अंदर कुछ फिल्टर्स हैं जो हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कुछ हैं जो हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम लोग नॉर्मल फिल्टर्स यूज कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। नॉर्मल वेरी मशीन। भाई बीजू को कोई क्वेश्चन है तो कुछ रेफरेंस फैब्रिक कंस्ट्रक्शन क्या है उसका? कंस्ट्रक्शन आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंडस्ट्री के हिसाब से। हाँ, तो वो आप जो बताएंगे कि भाई मेरे को ये फैब्रिक बनाना है ना, तो उसके ऊपर से वो डिसाइड आपने जैसा बोला मेडिटेक सेग्रीगेशन किया पार्ट्स में, वो पार्ट के अंदर ये इंडस्ट्री में ये कंस्ट्रक्शन, ये फाइबर, ये ब्लेंड्स, ये चलते हैं। हर एक टेक्निकल फैब्रिक है ना, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सबका अलग हर एक का अलग। कुछ रेफरेंस स्टार्टिंग क्वालिटीज है। हाँ, तो आप पहले इसमें सेक्टर ऑफ आयर का आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरे को मेडिटेक के अंदर स्पेसिफिकली, जैसे आप सबने बोला कि मेरे को नेट के अंदर मेरे को देखना है, उसके अंदर नेट में आपको करना, तो फिर उस हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या क्या हो सकते हैं वो पॉसिबल कंस्ट्रक्शन वी कैन डेफिनेटली डिफाइन। बट पहले आपको फोकस करना पड़ेगा क्या प्रोडक्ट हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें मेडिक आपका सवाल क्या था एक्चुअल? जो जिस तरह से प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई गई उसी तरह से उसमें पॉलिस्टर, उसके ब्लेंड्स क्या क्या है, कुछ रेफरेंस क्वालिटीज हर कैटेगरी के अंदर के 4 क्वालिटी ये है जो उस क्वालिटीज में आप चालू कर सकते हो विथ योर एग्जिस्टिंग। ठीक है, मैं एक आध एग्जांपल ऐसे देख पाऊंगा। जैसे सूरत में ब्लैकआउट फैब्रिक बनता है, मोस्टली काफी लोगों को मालूम होगा कि ब्लैकआउट फैब्रिक बनता है। ब्लैकआउट फैब्रिक बना देते हैं लोग, बट
कौन सी इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज होने वाला है, आप जाके उनको पूछे कि भाई आप ये कहाँ यूज करने वाले हैं, तो एक बोलेगा कि भाई मेरे को होटल में यूज करना है। चलो होटल में यूज कर लिया, लेकिन आपके होटल में पीछे से सनलाइट कितना आ रहा है, तो यहाँ से देखोगे तो आपको ब्लैकआउट दिखेगा, लेकिन पीछे की साइड पे प्रोटेक्शन क्या दोगे, तो पीछे की साइड पे सनलाइट का प्रोटेक्शन देने के लिए आपको उसमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे ये दूंगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे परफॉर्म करेगा। उसके बाद है कि आपका ब्लैकआउट फैब्रिक कहीं स्विमिंग पूल के पास लगा है, तो वो परफॉर्म ऐसे होना चाहिए कि भाई यहाँ से पानी का स्प्लैश लगा तो पानी उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। आपका फैब्रिक बाहर की तरफ लगा, कहीं जहाँ डस्टी एटमोस्फियर है, तो वहाँ थ्रू आउट द डे कहीं पे भी धूल लगता है, तो धूल का प्रोटेक्शन के लिए डस्ट प्रोटेक्शन, डस्ट का क्या बोलते हैं, एंटी डस्ट फिनिशिंग होता है, तो वो चाहिए। तो टेक्निकल टेक्सटाइल ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। टेक्निकल टेक्सटाइल ऐसा है कि ये चीज ऐसे बननी चाहिए, ऐसे परफॉर्म होनी चाहिए और ऐसे ही इसका रिजल्ट आना चाहिए। हमारी सूरत की ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में क्या है कि भाई आज 80 का डेनियर मिल रहा है, तो 80 की जगह थोड़ा सस्ता कौन सा पड़ रहा है, 85 वाला, तो 85 लगा के उसका वजन बिठा दिया। रेट उसका 64x64 होना चाहिए, उसकी जगह बना दिया 51x54। तो वो एडजस्टमेंट, वो चेंजिंग इसमें अलाउड नहीं, क्योंकि वो वहां जाके परफॉर्म होना है। अगर वो गाड़ी, आपकी गाड़ी 180 की बोली है, 180 की स्पीड पे इतनी स्पीड टकराएगी, तो उसमें जो बैठे हुए पैसेंजर है उसको इम्पैक्ट नहीं आएगा। वही एक परफॉर्मेंस है, वही इसको बोला जाएगा कि वो परफॉर्म वहां पे पास हुआ। तो टेक्निकल टेक्सटाइल बनाने के लिए हमको थोड़ा सा ही ऑल्टरेशन अपने दिमाग को करना है, अपने आप को चेंज करना है कि भाई ये ऐसे ही बनना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। उसमें कहीं किंतु परंतु है ही नहीं। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए कि भाई हम लोग ये चीज बना रहे हैं, इसमें से और बेटर क्या बना सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से हमको उसको ऑल्टर करना है। एक नॉर्मल टापेटा बनता है 90, जो हमने अभी कोरोना के टाइम पे 90 GSM वाला फैब्रिक ये बनाया था अपना पीपीई किट। अब पीपीई किट के मैं आपको वो फैब्रिक के 10 एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में उसका एक बैग बना के रख दीजिए, जो भी डस्ट पेपर निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, तो दूसरा वेस्ट निकलता है, आप कलेक्ट कर लीजिए। वो आपके लिए वो एक टेक्निकल टेक्सटाइल, मतलब वो डस्ट फ्री कंटेनर बन गया, उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। वो एप्लीकेशन के हिसाब से हमको उसका डिजाइन करना है और उसको सामने वाले को बताना है कि भाई आप इसको ऐसे यूज करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस और आपका पर्पज ऐसे सॉल्व हो जाएगा। गाड़ी का कवर है, गाड़ी का कवर में कुछ भी नहीं है। गाड़ी के कवर में उसने यूवी प्रोटेक्शन, डस्ट प्रोटेक्शन एंड वाटर रिपेलेंट दिया हुआ है। आज वो गाड़ी का कवर हम लोग 5000-6000 में लेते ही हैं। वो हार्डली 5 मीटर का कपड़ा नहीं है, सिर्फ उसने स्टिच किया हुआ है और उसको एक प्रोसेस दिया हुआ है। वो 60 GSM का 6 किलो का क्वालिटी है। 6 किलो का नहीं था, आप 2 किलो का भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको कवर ही करना है। सिर्फ गाड़ी 15 दिन खड़ी रहेगी तो खड़े रहने के लिए उसको ऊपर डस्ट नहीं लगना चाहिए। आप कुछ बोल रहे थे और कोई? सर्किट बोर्ड में कैसे एप्लीकेट फैब्रिक कैसे रिलेटेड है, मतलब नॉर्मली सर्किट बोर्ड के लिए यू नीड वेरी हाई स्ट्रेंथ, क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ आपको चलना चाहिए उसकी। मोस्टली इट विल बी मेड फ्रॉम कार्बन और ग्लास फाइबर, उससे ही बनेगा। उसके बाद में उसको कोटिंग होता है, कोटिंग के बाद में पूरा लेमिनेशन करके उसको फैब्रिक सर बलून, हमारा एक बलून और पैराशूट का जो मटेरियल होता है वो शायद हमारे बलून और पैराशूट का जो मटेरियल होता है उसमें प्रेशर चाहिए।
वहाँ की प्रॉपर्टी हमें प्रेशर मतलब हैंडल करने वाली चाहिए। तो हमारा जो बायएंगुलर, हमारे सूरत में जो बायएंगुलर वीविंग चलता है अभी, जो हम की सिर्फ थोड़ी सी काट के और प्रेशर दे के हम काट सकते हैं उसको। मतलब जो भी कपड़ा काटेंगे, जो कैंची चला के बाद में ऐसे मतलब शेयर हो जाएगा, तो वो प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर बलून होगा तो बलून में शायद कोई पक्षी चार्ज मारेगा तो वहां से वो शेयर हो जाएगा, तो बलून फेल हो जाएगा। वहाँ पे शायद मुझे लगता है कि ट्रायंगुलर लगेगा कपड़ा, वो ट्रायंगुलर का कुछ मशीनरी ऐसा अपने भी यहाँ बन सकता है। એટલે બેઝિકલી તમને ફેબ્રિકમાં અને એમાં કેવી રીતે વીવિંગ કરવું તે જાણવું છે? हाँ बस बस इसके अंदर एक्चुअली जो है ना, जो यान है जो यूज करेंगे उसका स्ट्रेंथ एकदम अच्छा होना चाहिए। उसमें इवन बाइक्सिल भी आप करेंगे, लेकिन जो यान है उसका स्ट्रेंथ और एयर परमिबिलिटी, उसके जो पुटिंग जो करेंगे उसके अंदर एयर परमिबिलिटी का रिक्वायरमेंट, वो यदि आप अच्छे से करेंगे तो पॉसिबल है वो बनाना। बायएक्सेल में वो पॉसिबल है। हाँ, टू सम एक्सटेंट इतना एप्लीकेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत पॉसिबल है। कुछ क्वालिटी उसके अंदर शायद नहीं बन सकेगा, लेकिन कुछ क्वालिटीज आप उसके अंदर डेफिनेटली बना सकते हैं। उसमें ऐसा है कि नॉर्मल 70 डिनियर का यान ले लिया, उसकी स्ट्रेंथ क्या 4 GPD है, 4 ग्राम, और दूसरा जो हाई टेनासिटी आता है उसकी 7.8 है। तो दोनों फैब्रिक बनाया तो उसमें एक में 12 किलो की स्ट्रेंथ आएगी और एक में 22 किलो की स्ट्रेंथ आएगी। तो उस हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये पैराशूट लेके एक 40 किलो का आदमी भी जाएगा और एक 80 किलो का भी आदमी जाएगा। तो उस हिसाब से पहले अपने को उसका टेक्निकलिटी हम समझना पड़ेगा कि भाई इसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, ये कितने टेम्परेचर में रहेगा, कितना विंड के साथ और स्पीड के साथ गिरेगा, तो कितना हाइट से गिरेगा, तो कितने लेवल पे वो टूट जाएगा, उसके अंदर में वो होगा, उसके लिमिट में होगा, तो वो फैब्रिक आगे जाके परफॉर्म कर पाएगा। एक्चुअली પેરાશૂટમાં પણ છે ને ડિફરન્ટ ટાઈપના ફેબ્રિક છે કે કોઈને સ્ટ્રેટ ડાઇવિંગ છે, કોઈને લેન્ડિંગ કરવાનું છે, એ ડિફરન્ટ એટલે એકચ્યુઅલમાં બેઝિકલી તમે કોઈ બી ક્વોલિટીના ડેપ્થમાં જશો ને ત્યારે ટેકનિકલ સમજ પડશે કે તમે જે કીધું ને કે એ ચીરાઈ જાય છે, તો એ વિવિંગ પણ એવું સ્ક્વેર વિવિંગ હોય છે, એમાં વચ્ચે અમુક થ્રેડ મોટા હોય છે, ત્યાં આગળ ચીરાવવાનું હોય તો એટલો જઈને અટકી જાય। એટલે જનરલી આપણે ત્યાં ફેબ્રિકનું ડિઝાઇન થાય છે ને, તો એ સ્ક્વેર ફેબ્રિક નથી। સ્ક્વેર ફેબ્રિક એને કહેવાય કે જે વોર્પ અને વેફ્ટના ડેન્સિટી, એટલે વોર્પના તાર અને વેફ્ટના તાર બંને ઇક્વલ હોય। એ સમજો 72 ફીટ બાય 72 ફીટ બાય 72 એન્ડ, તો એ થાય। અને બીજું એનું છે કે એની સ્ટ્રેન્થ, એક ધાગાની સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે, એના ગુણાકારમાં તમે 72 ફીટ લીધા એટલે 8 × 72, તો એટલી સ્ટ્રેન્થ પર સ્ક્વેર इंच मड़ी। हाई स्ट्रेंथ के जहाँ पे भी प्रोडक्ट्स आते हैं वहाँ पे नायलॉन का यूज ज़्यादा होता है, क्योंकि नायलॉन का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है। इस टाइप के प्रोडक्ट्स में यदि आप नायलॉन यूज करेंगे तो भी उसके अंदर पॉलीमाइड का यदि यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ आपको उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मिलता है पॉलिएस्टर। सर अभी नॉन वुड में सर कौन सा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है नॉन वुड में? नॉन वुड में अभी आप देखेंगे तो कंजम्पशन अपना बाकी नॉन वुड का बढ़ रहा है, तो उसके साथ में जो स्पन लाइन है सर, उसके अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो SMMS लाइन है या स्पन बॉन्ड लाइन है या फिर स्पनलेस लाइन है, इसमें अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो इसका आप यदि देखेंगे अब हार्डली कुछ 2-4 यूनिट्स ही आपके पास अभी अवेलेबल है। उसकी मतलब ये कॉस्ट क्या रहेगी उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको कम से कम 300 से 400 करोड़ के आसपास पड़ेगा, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट। लेकिन उसका जो रिक्वायरमेंट है वो डिमांड है काफ़ी बढ़ रहा है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, इज ए गुड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। प्लस बाकी ये जो मैंने इंडिविजुअल इसके जो बताए हैं उसके अंदर भी मेडिकल टेक्सटाइल जैसे आपने देखा है, डिस्पोजेबल फैब्रिक, तो वो सब जो प्रोडक्ट्स इसमें मोहन में बताया उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स उसके अंदर भी बनते हैं। और नॉन वोन के अंदर बाकी जियो टेक्सटाइल्स, एग्रो टेक्सटाइल्स के अंदर काफ़ी उसके अंदर यूसेज है, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन नॉन वोन के जितने भी प्रोडक्ट्स आपको रहेंगे तो उसके अंदर मतलब आप जो जहाँ से स्पिनिंग जहाँ से करते हैं, स्पन फैब्रिक जहाँ से है
वहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन अच्छा है, लेकिन उसके बाद का जो भी प्रोसेस है उसके अंदर आपको उतना वैल्यू एडिशन उसके अंदर मिलता नहीं है। तो वहाँ पे यदि आपको हाई वॉल्यूम लो मार्जिन करना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मेडिटेक में सर्जिकल गाउन, सर्जिकल इसमें यूजेबल का मार्केट ज्यादा है या डिस्पोजेबल? अभी आज की तारीख में तो डिस्पोजेबल का ही मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से आजकल रीयूज करने के लिए ऑलमोस्ट एवरीबडी इज नॉट इंक्लाइन टू रीयूज इट। तो अभी डिस्पोजेबल का ही ज्यादा है और वही शायद आगे कंटिन्यू होगा। तो मेडिकल गाउन्स के अंदर पहले आप देखेंगे तो पुराने जमाने में आप यदि तो सब हॉस्पिटल्स के अंदर वोवन गाउन्स ही थे, सब वोवन का ही था, बट दैट मार्केट इज कम्प्लीटली रिप्लेस बाय नॉन वोवन बिकॉज यूज एंड थ्रो आ गया। तो ये शायद आगे कंटिन्यू रहेगा, तो उसमें शायद बहुत ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। सर इसमें जैसे यहाँ पे जो जनरली क्राउड जो एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग को अगर स्टार्ट करना हो, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री, सो ऐसी मशीनरी जिसमें आपने बताया कि इंडस्ट्री टेक, जियोटेक, एग्रोटेक विच इज़ अ वर्सेटाइल मशीनरी, कि वो ऐसी मशीनरी से स्टार्ट करे जिसमें वो फिर डाइव इन होना चाहता हो। जैसे अभी क्या हो रहा है कि सब लोग कहाँ अटक रहे कि डाइव कहाँ पे हो, पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर यू कैन डाइव इन द इंडस्ट्री। तो ऐसी मशीनरी जिससे आदमी स्टार्ट कर सकता है, फिर वो अपना जैसे वो वर्सेटाइल मशीन है, फिर उसको जिसमें अपॉर्चुनिटी या जिसमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है तो ही कैन स्टार्ट इन दैट लाइन। तो ऐसा कौन सा वुवन में या नीटिंग में उसको मशीनरी में एंटर होना चाहिए फॉर अ स्टार्टअप की वो एक स्टार्ट करे, फिर ही कैन डाइव इन और डाइवर्सिफाई इन द प्रोडक्ट। इसके लिए आपको सबसे पहले एक पोटेंशियल प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को ये पोटेंशियल, मेरा मेन प्रोडक्ट ये है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑटोमोटिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और बिल्टेक। अब इंडस्ट्री के लिए लेकर सचिन कि हम लोग फिल्टर के अंदर मेरे को उसके अंदर एक लगाना है, वो आपने एक आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग और क्या बना सकते हैं। हो सकता है उसके अंदर टार्पोलिन भी आप बना सकते हैं सेम इसके अंदर, मे नॉट बी द सेम, विथ मे बी डिफरेंट। इस टाइप के कैनवास कुछ बना सकते हैं जो इंडस्ट्रियल। विच मशीनरी टू गो इन, विच लाइक इफ आई वांट टू स्टार्ट। हाँ नहीं, वो मशीन के लिए बोल रहा हूँ कि वो स्पेसिफिकेशन जब आप जैसे एक प्रोडक्ट आपने पहले आइडेंटिफाई किया, उसका स्पेसिफिकेशन पहले आपको देखना पड़ेगा। वो स्पेसिफिकेशन डिफाइन होने के बाद में फिर हम लोग सोच सकते हैं कि इसके अंदर और दूसरा क्या प्रोडक्ट बन सकता है, नॉट द अदर वे कि मेरे को पहले 10 प्रोडक्ट है, इसके बनाने वाली मेरे को एक मशीन चाहिए, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पहले एक प्रोडक्ट लेके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी या वीविंग का मशीन क्या है। वो वीविंग का मशीन आइडेंटिफाई करने के बाद में या निटिंग का मशीन आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या बना सकता है। दैट इज हाउ नॉर्मली इट वर्क्स। एक एग्जांपल पकड़ के बताइए। मैं बताता हूँ। यूजुअली अगर सूरत के जो थॉट है वो हिसाब से अगर आपको स्टार्टिंग करना है ना, तो रैपियर, वाइडर विथ और रीइंफोर्स मशीन लेके स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आप फाइनर और कोर्सर कुछ भी बना सकते हैं। वाइडर विथ मतलब वाइडर विथ चाहिए तो वाइडर में आपको छोटा विथ बन सकेगा, अगर छोटा लेंगे बड़ा नहीं बन पाएगा। तो मिनिमम आपको 3 मीटर्स के ऊपर लेना चाहिए और वो रीइंफोर्स लेना चाहिए, जो आई थिंक वो यूरोपियन मशीन होनी चाहिए। चाइनीज में उतना रीइंफोर्समेंट मिलता नहीं है और चाइनीज के पास वो बैक एंड आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा जो आपको मतलब यूरोपियन मशीन कोई भी देगी। क्योंकि बेसिकली अगर आप कोई अच्छी सी यूरोपियन मशीन को आप कोई क्वेश्चन करेंगे कि भाई मुझे ये फैब्रिक बनाना है, तो वो आपको पूरा नो हाउ देंगे कि भाई आप यान यहाँ से लीजिए, उसकी रीड यहाँ से लीजिए, हील वायर यहाँ से लीजिए, इसके फ्रेम यहाँ से लीजिए और मशीन इस टाइप का लीजिए। तो उस टाइप का है। मतलब सूरत के मार्केट के हिसाब से अगर आपको चलना है तो एक रैपियर मशीन ऐसी है जिसमें आप 20 डिनियर से लेके 2000 डिनियर तक का कोई भी रैपियर में आप चला सकते हैं। और उसमें मेनली आपको साथ में बैचिंग यूनिट अगर आप लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा कि फ्यूचर में अगर बल्क में आपको 1000, 2000, 5000 मीटर का रोल बनाना है तो भी आप बैचिंग में बना सकते हैं। और सिंगल लेंथ में अगर कोटिंग करना है या कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। तो सूरत के लिए पहला यही है कि आप बेसिक डॉबी वाला मशीन या ऐसा कोई भी मशीन एक क्वालिटी, आप उसमें बेडशीट भी बना सकते हैं या फिर फिल्टर क्लॉथ भी बना सकते हैं या आप मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट भी बना सकते हैं। मतलब ये फिक्स है कि भाई आपको कौन सी मशीनरी पे जाना है। वो आपको एक तो अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनी की मशीन लेनी होगी जो आपको आगे उनके पास अगर यूरोपियन है तो उनके पास रिसर्च बहुत किया हुआ है, उनको आप बोलेंगे तो वो उनके यहाँ भी आपको ट्रायल लेके वो क्वालिटी चला के दिखा के आपको मशीन देंगे। वो चाइनीज नहीं कर पाएगा, वो यूरोपियन लोग ही आपको इतना भी करके देंगे। वो
हो सकेगा तो चार्ज ले लेंगे, यान का जो होगा वो, पर वो उनके यहाँ पे वो क्वालिटी आपको रन करके दिखा भी सकते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल स्टार्टिंग के लिए आप एक अच्छे से रेपियर कंपनी को, ईटीमा है, पिकानोल है और अपना ये है, वो 3 कंपनी स्टैंडर्ड है, इनको आप लेके कोई भी स्टार्टिंग कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि वाइडर विड्थ लेंगे ना तो कोई भी विड्थ आप एडजस्ट कर सकेंगे, छोटे से बड़े में नहीं जा पाएंगे। अभी जो ट्रेंड आ रहा है ना वो पूरा वाइडर विड्थ के आ रहा है। अभी आप आपके घर के अगर देखेंगे ना तो जो विंडोज है वो भी अब लार्ज साइज है, पहले छोटी छोटी, तो उसमें भी वाइडर विड्थ इजीली आ जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा। वाइडर विड्थ के साथ आपने क्या बोला? रीइंफोर्स्ड अभी थोड़ा उसका बीटिंग पावर वो नॉर्मल मशीन का अगर वेट 2 टन है ना तो रीइंफोर्स का वो 4 से 5 टन होता है। जैसे अमित भाई ने बताया कि वाइडर वेट लेना है, आपका क्वेश्चन वर्सेटैलिटी में ऐसा है कि आप समझो 3.6 मीटर का रेपियर विद डॉबी ले लिया, तो आप उसमें से एक, मैं प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई करता हूँ, एक आप कारपेट का बैकिंग क्लॉथ बना सकते हैं। अभी कारपेट बैकिंग मोस्ट रनिंग और बहुत ह्यूज डिमांड है। आप बड़ा विड्थ में टापेटा लेके कोटिंग के लिए आप दे सकते हैं, जो जिसकी एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। आप उसके अंदर जियो फैब्रिक बना सकते हैं, जो घर के, मतलब सूरत में मेन रोड के अलावा जो सोसाइटी के रोड बनते हैं उसके लिए आप 250-300 GSM का कपड़ा दे दीजिए और बिल्डर को बोलिए कि आप ये यूज करिए। मैंने मेरी फैक्ट्री में 300 बाई 300 रोटो का फैब्रिक मैंने मेरे ब्लॉकिंग लगाया था, मैंने लगाया था, आज तक उसमें एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ नहीं हटा है, क्योंकि उसको एक रेनफोर्स मिल गया। मेरे को मालूम है कि इसके अंदर 10 टन की गाड़ी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप मेन जो कोटिंग में फैब्रिक जाता है वो बना सकते हैं। उसके बाद आप जो लगेजिंग इंडस्ट्री है, बैग है, उसके लिए आप बना सकते हैं। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट का फैब्रिक बना सकते हैं। तो मशीनरी एक होने से काफी चीजें बन सकती है, बट आपको उसमें से 3 या 4 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट जो भी है आप उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आपकी बैकएंड प्रोसेस जो है, वीविंग, वॉर्पिंग है, छोटा बैचिंग है, ये सब को अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मेन अभी भी मैं बोलता हूँ कि फैब्रिक बनाना टेक्निकल टेक्सटाइल का इट इज जस्ट अ पीनट, बट वो टेक्निकलिटी और उसमें आगे परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो मास्टर को बोल दिया भैया तो ये बीम लगा के इतना कपड़ा बना देना, वो नहीं होगा। बाठिया जी ने जरा 10 मिनट, बाठिया जी भी हमनो एक्सपीरियंस शेयर करશે, એમને અમ્બ્રેલા ફેબ્રિકનું ને બેગેજ ફેબ્રિકનું સારું નોલેજ છે, તો પ્લીઝ બાઠિયા સાહેબ। ये अम्ब्रेला का जो टॉपिक निकला है तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं जब डिप्लोमा टेक्सटाइल फाइनल किया था तब मैंने दिल्ली में एक सेमिनार में बंदे ने बोला था भारत की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से 50 करोड़ लोग बारिश के टाइम पे 4 महीने छतरी लेते हैं, तो 50 करोड़ इंटू 3 मीटर तो 150 करोड़ मीटर तो सालाना इंडिया की रिक्वायरमेंट है। हम लोग क्यों बाहर दूसरे कपड़े ढूंढ रहे हैं? और ये 97 की बात कर रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी हमारे घर में ही है, हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या नया करें। बाजू वाला क्या कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और एक्चुअली में अभी जो अपने पास वाटर जेट है या कोई भी मशीन है उसमें आप लाइटर फैब्रिक भी बहुत कुछ बना सकते हैं, मेडिकल मतलब बेडशीट बना सकते हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसी है जो चीज आप बना सकते हैं, वो इजीली है। मतलब यही है, सर ने जो बोला कि आपको डायरेक्ट कस्टमर को फोकस करके वो करना पड़ेगा। आप बीच में यही सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में बाल बेच के खुश होना है तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। आपको डायरेक्ट वहां कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन बेच सकते हैं या कुछ भी करके कस्टमर के पास जाके आप फीडबैक लेके आपका क्वालिटी भी इंप्रूव कर पाएंगे। बाकी आप लोकल मार्केट में बेच के आप बोलेंगे कि हम कुछ और अच्छा कर पाएंगे, वो लोकल ही हो पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। सर प्लीज। उमेश भाई, इसका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। ऑर्डर तो एक आता है 1 लाख मीटर 2 लाख मीटर, यहाँ तो 4 व्यूअर को इकट्ठा करने का, वो एडमिनिस्ट्रेशन एचजीसी से ऐसे करना पड़ेगा। ના સાહેબ, એસજીસીસીઆઈ એ નહીં કરે, પણ અમે લોકો એક ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ એક એસોસિએશન ऐसा ग्रुप એવું બનાવીએ છીએ કે જેમાં
કોઈ પણ ઓર્ડર આવે તે નાખીને એના આપણને ખબર, તમારે બી તમારું આખું બાયોડેટા આપી દેવાનું. અમને ખબર હશે એટલે અમે તમને કહીશું કે ભાઈ તમારા લાયક છે તમે બનાવો, આ આમના લાયક છે એ બનાવો. કોઈ રેપિયરની ક્વોલિટી તો રેપિયર વાળાને, વોટર જેટનું તો વોટર જેટ. પણ એના માટે પહેલા મેમ્બર બનવું પડશે. આપણે એને એક એસોસિએશન બનાવવું પડશે. એમાં આપણે 5-25 હજાર રૂપિયા ડોનેશન આપવું પડશે. એને સરખું ઊભું કરવું પડશે કે આપણે DRDO છે કે જે કંઈ પણ સારી સારી હોસ્પિટલો છે કે બધાને કોન્ટેક્ટ કરીને એક માર્કેટિંગનો માણસ રાખીશું જે બધેથી માર્કેટિંગ કરીને આપણા માટે ઓર્ડર લઈ આવે. એ વસ્તુ અહીંયા બેઠા બેઠા કરવું પડે. એ થઈ શકશે. એ કરવાનું પ્લાનિંગ છે. એ કરવાનું પ્લાનિંગ છે. એમાં એવું છે કે થોડી ટ્રાન્સપરન્સી, થોડી ઓપનનેસ જોઈશે. આ વસ્તુ કીધું તો આ જ કરવાનું. એટલે એવી રીતે લાઇટ માઇન્ડેડ લોકો જે કરવા માંગતા હોય એ આ સેમિનાર પછી મને અથવા અમીશભાઈને કોન્ટેક્ટ કરીને આપણે એક ગ્રુપ બનાવશું. આપણે કોઈનો એવું મોટું પેલું તાજમહેલ બનાવવો નથી અને તોડવો નથી. આપણે કામ થવું જોઈએ એના ઇન્ટેન્શનથી એકવાર આ બનાવીને આપણે આગળ વધશું. સંતોષભાઈ ભાટિયાજી છે જેમના વોટર જેટ લૂમ ચાલે છે અને અમ્બ્રેલા ફેબ્રિક ને બેગેજ ક્લોથમાં એમનું ઘણું મોટું કામ છે. એમને બહુ વાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે. તો એમનો હમણાં આપણે એક્સપિરિયન્સનો લાભ લઈએ. થેન્ક યુ. हाँ नमस्कार जी. मिस्टर आपने ने बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का. टेक्निकल टेक्सटाइल्स रियली हैज गॉट ह्यूज पोटेंशियल. हाँ, तो आपने साहब ने काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया. इन्होंने सब प्रोडक्ट्स कवर किए और इन्वेस्टमेंट कैसे करें काफी डिटेल दी. रियली इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. और अभी जो डिस्कशन और भी चल रहे हैं परेश भाई और के, दे आर क्वाइट यूजफुल. I am into technical textiles and I put up the technical textiles about 15 years back. When we put up this textiles, we were among the very few we started it. I came into technical textiles by default because I am an umbrella manufacturer. So we are the largest umbrella manufacturer at present in the world. So we had a huge requirement of textiles and I used to buy textiles all from China. So I used to visit there frequently. And we used to buy grey from there and used to get it processed from other places. So we visited many places and finally when the consumption was huge, I decided of putting up a textile unit. Initially there was huge competition and huge problems, but anyway we somehow survived and now I can say you we are easily able to compete China, and there are some products which we make in which we are better than China. As Paresh Bhai said, that technical textiles is not a rocket science. There is nothing great. If you see my factory, I don't have anything special. I really don't have anything special. I've got 330 water jet looms. Now we are planning 450 more. So I'll be, within a year, I will have about 800 water jet looms. There is huge potential. It's not, now water jet is making many things. One thing we have to consider is the width. Width of the fabric is vital. So the better use 210 cm width, that is better because many fabrics requirement is wider width. So if we go for wider width machines, we do that. So not only I am doing weaving, I am also doing the finishing. So we do the dyeing, coating. It's a complete integrated project. Frankly speaking, if you say I make from yarn to umbrella also I am making by myself. So it was a backward integration project. Making technical textiles, I still believe, is not so difficult. The thing is you have to understand all the minute details, but you cannot ask what I should do, which machine I should buy. There is no standard answer for that. There is no standard answer for that. Technical textile is defined as functional fabric. It is a functional textile. So for which function, where you have got sale, which item you identify. First you identify the item, then we can select the machine, the yarn, all these things. These go second. The first important thing is identify the product. Most important is you must be able to sell the product. Otherwise, it is very troublesome. The important thing is you must be able to sell the product. How to sell the product? Either you are using that product, it's a very good thing. Like I was using umbrella. I was making umbrellas. So for me, it was very easy. I came to this textile. Then once I came to umbrella, I diversified. Now the fabric in luggage is similar. So I diversified into luggage. Now I am making luggage fabric. I am also making these car cover fabrics. All these are similar things. The base fabric, we are making each and every fabric in water jet only. The treatments are different.
Some has got some type of coating, the different type of coating, the denier is different. Now you say which product to make, how to identify? In umbrella there are 10 products which I am making. From 160T to 170T to 190T to 210T to 30T. Then there is some silver coating, then there is ordinary coating, then there is PU coating, then there is UV coating. So how to identify? Once you are in the market, once we study the market, we will keep on finding the products. But I can say one thing, the potential is huge. Still, technical textiles is very much underdeveloped in India. If you go by import data, I can guarantee millions and millions of meters is being imported every month. I don't say these are annual data. Every month you go and just check the data of chapter 5903. This is coated fabric. आप 5903 के इंपोर्ट डाटा देखेंगे आप घबरा जाएंगे। सर अपने पास चैम्बर में अभी आशीष जी ने एक प्रोग्राम भी लिया है जिससे हम ये भी ढूंढ पाएंगे कि वर्ल्ड वाइड कौन सा फैब्रिक कहाँ पे कितना इंपोर्ट हुआ है, वो इजीली चैम्बर वो आपको दे सके। अगर वो भी किसी को कोई भी डेटा चाहिए तो वो इजीली आपको अवेलेबल रहेगा। 5903 के तो डाटा 5903 के तो डाटा मैं भी प्रोक्योर करता हूं। देयर आर मेनी एजेंसीज जिनसे आप ये डाटा प्रोक्योर कर सकते हैं। आप आइटम वाइज देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो वहां से आप कोई आइटम आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं क्या बना सकता हूं और क्या मैं बेच सकता हूं। इंपॉर्टेंट थिंग इज आप क्या बेच सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मोटर बैग तो कोई भी चला देगा। आई मस्ट एक्सेप्ट वन फैक्ट कि यहाँ जो टेक्सटाइल्स वाले हैं, जो डाइंग करते हैं, जो उनका लेवल ऑफ काम है वो मेरे से तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। They are much more organized than me. I always feel like that. पर मैं टेक्निकल टेक्सटाइल में बाय डिफॉल्ट आ गया बिकॉज आई एम कंज्यूमर। उसके पहले मैं टेक्सटाइल का टी भी नहीं जानता था और बस खाली चाइना को देखा और सिंस आई वाज कंज्यूमर आई केम टू दिस। बट सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इफ यू कैन सेल यू कैन कम इन द फील्ड बिकॉज इनिशियली आप प्रोडक्ट को बैठाना, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनना, वहां आपकी हिम्मत टूट जाएगी। तो टेक्निकल टेक्सटाइल में स्कोप है। आप शावर कर्टेन बनाइए। आज आप एक गाड़ी देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के अंदर बैठने के बाद आप जो भी चीज छू रहे हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल ही है। सीट कवर है वो टेक्निकल टेक्सटाइल है, नीचे कारपेट है वो टेक्निकल टेक्सटाइल है, ऊपर की रूफ है वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। क्या टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं है? देयर इज अ वेट व्यू प्रोसेस। कितने प्रोसेस है? टेक्निकल टेक्सटाइल्स इज इमेंस एंड ह्यूज। यू कीप ऑन टॉकिंग देयर इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल। कोई भी फंक्शन जहां कपड़ा लग रहा है, आज रेलवे में नीचे जो मैट्स लग रहे हैं, रेलवे में जो फ्लोरिंग है, दैट इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल। वो भी टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल हाउ टू डिफाइन इट्स यूज और पोटेंशियल है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जो अपन बेच सकते हैं, उसमें फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कीजिए। मशीन देयर इज नो रॉकेट साइंस। कोटिंग मशीन लेनी है, ये सब लेनी है, मिलती है आजकल, अवेलेबल हो गई है इंडिया में। अच्छी लेनी है तो और इंपोर्ट कीजिए, मिल जाता है। अभी कैलेंडर्स लग रहे हैं, पीटीसी कोटेड फैब्रिक है, पीयू कोटेड फैब्रिक है। आई नो वेरी फ्यू फैब्रिक्स बिकॉज आई डील इन लिमिटेड फैब्रिक्स। मैं बैग के फैब्रिक में डील करता हूं, इसमें डील करता हूं, तो आई ओनली टॉक अबाउट दिस। पर जैसा आपके साहब ने बताया, इट इज ह्यूज, इमेंस। आई एम नॉट इवन इन द जो 5% होता है क्या मैं जिसमें उपलब्ध है, दैट इज नॉट इवन 5%। उसमें पोटेंशियल है। तो आपके साहब जो बोल रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिंग एंड फाइटिंग अमंग ईच अदर, डेली कभी बातें होती है टेक्सटाइल मिलें बंद करो, ये करो, पड़ता नहीं है, वो नहीं है। वाई कीप ऑन टॉकिंग ऑल दीस थिंग्स? फाइट विद चाइना। अपन उनसे लड़ोगे, उनको हराएंगे तो जिंदगी मिलेगी। एंड दिस आई एम टॉकिंग टुडे। मैं आज ये बात कर रहा हूं कि आज अपन चाइना को लड़ने की सोच रहे हैं। बट बिलीव वन थिंग, आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू चाइना सिंस 1992। मैं हर साल 6 बार गया हूं, मतलब मैंने अपनी जिंदगी के 2-2.5 साल चाइना में बिताए। China is dropping textile like a hot potato. Now China is not interested in textiles. They are not interested. अब उनको हाईटेक चीजों में जाना है, उनको वही जो रेम्यूनरेटिव है। टेक्सटाइल में रेम्यूनरेशन कितना है? तो इंडिया के लिए ह्यूज पोटेंशियल है। अब वो लोग कभी पॉल्यूशन के इतने कंसर्न्स लगा देते हैं, मतलब वो कोई ना कोई बैरियर लगाते जा रहे हैं। सो द मोर दे पुट द बैरियर्स द ग्रेटर इज द चांस इन इंडिया। सो इट इज राइट अपॉर्चुनिटी। इसमें अगर अपन घुसेंगे तो अच्छा है। कुछ पहले भी मैंने एक दो बार कहा था कि अंडर इन्वॉइसिंग का काफी एक पंगा है, वो सॉल्व अगर एसोसिएशन ने करवा दिया तो फिर तो ह्यूज पोटेंशियल है। अभी तो मतलब कई चीजें आप मानेंगे नहीं, फैब्रिक से सस्ते भाव में तो मतलब यान से सस्ते भाव में तो फिनिश फैब्रिक आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ रही है, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो छोड़ते जाते हैं।
और बस वो थोड़ी बहुत तकलीफें हैं, पर कंजम्पशन है तो काम हो जाएगा। और जहां तक छाते का है सर, आपको किसी ने मतलब वो छाते का कंजम्पशन बहुत गलत बता दिया सर। इंडिया में आज के दिन में यही एक सबसे बड़ी तकलीफ है कि इंडिया की 12% पब्लिक 13% पब्लिक ही छाता ले रही है। तो इंडिया में आज के दिन में छाते का कंजम्पशन करीब 15 करोड़ छाते बन रहे हैं। वी आर मेकिंग अम्ब्रेला, मैं 1,30,000 छाता डेली बनाता हूं, तो आई नो इट वेरी वेल। और फैब्रिक जो लगता है पर अम्ब्रेला में 0.75 मीटर लगता है, तो है तो भी ह्यूज है। तो भी 15 करोड़ अगर छाते बिक रहे हैं, 15 से 17 करोड़ बिक रहे हैं, 0.7 है तो कम थोड़ी ना होता है, वो भी 13-14 करोड़ होता है। 13-14 करोड़, हाँ महीने का 1.5 करोड़ कोई कम नहीं होता है, इट्स ह्यूज। और आज के दिन में अम्ब्रेला टेक्सटाइल या मैं बना रहा हूं या चाइना से आता है, पर दीज आर कॉम्पिटिटिव फैब्रिक्स। आज ड्यूटीज में क्या है, एनोमलीज है सर। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अम्ब्रेला पैनल से वहां से कट के आता है तो केवल 5% ड्यूटी है, वहां अपन मार खाने लग जाते हैं। जब 5% ड्यूटी यहां के अपन टेक्सटाइल से लड़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वहां से तो 5% में आ रहा है, उसमें फिर अंडर इनवॉइसिंग भी होता है। तो वो कुछ चीजें एसोसिएशन लेवल पे अगर अपन मेहनत करें तो अपने को बेनिफिट देगी। एंड बाकी देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। आप लोग पीवीसी बनाइए, आप ये बनाइए, कुछ भी बनाइए, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। और कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच यू कैन सेल एंड गो फॉर इट, अच्छा है। और चाइना से तो डरना छोड़ दीजिए, चाइना से तो डरना नहीं। चाइना में ऐसी कोई खूबी नहीं है। आई हैव सीन ईच एंड एवरी फैक्ट्री, वहां मुझे ऐसी कोई रॉकेट साइंस लगी नहीं कि उनके कुछ है अपने से ज्यादा। हाँ, वो अपने से स्केल में बड़े हैं। अगर मैं एक मशीन लेके बैठा हूं, वो जिस फैक्ट्री से मैं हमेशा कपड़ा लेता था चाइना में, वो दिन का 18 लाख मीटर कपड़ा बनाती है, केवल अम्ब्रेला का बनाती है। 18 लाख मीटर कपड़ा बनाती है दिन का, है वैसी भी फैक्ट्री है। और उनके पास कभी स्टॉक नहीं होता, एंड दे डोंट हैव, मतलब एक मीटर वो स्टॉक नहीं बेचते, और कैश लिए बिना वो माल नहीं छोड़ते। वो भी सर्वाइव कर रहे हैं इस दुनिया में। तो कॉम्पिटिटिव है, सस्ता बेचते हैं, कई प्रोडक्ट्स हैं जो अपन खोज सकते हैं। बस मैं तो यही बोलूंगा, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल एंड यू पीपल शुड जॉइन। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, कोई भी प्रोडक्ट आप एक आइडेंटिफाई कीजिए, उसके हिसाब से आप मशीन लीजिए। वो जो भी मशीन होगा उसके अंदर आप नॉर्मल कुछ न कुछ बना ही पाएंगे। समझो, आपको डर क्या लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके अंदर मेरा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, समझो मेरा प्रोडक्ट नहीं चला या मार्केट नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसा नहीं है। आप जो भी लूम या जो भी मशीन लेंगे उसके अंदर वो टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अलावा नॉर्मल कुछ प्रोडक्ट उसके अंदर डेफिनेटली बन ही सकते हैं। तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैं टेक्निकल टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो टेक्नोलॉजी टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए और नॉर्मल टेक्सटाइल्स के लिए डेफिनेटली चल सकती है, पर उल्टा पॉसिबल नहीं है। जो नॉर्मल के लिए चलती है वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए चलेगी, ऐसा नहीं है। तो आप बिना रुके बिना सोचे आप एक प्रोडक्ट, 2-4 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, उसके अंदर मशीन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उसके बाद समझो उसके ऊपर आप 20% भी आप कैपेसिटी में यूटिलाइज कर पाए तो भी 80% ऑफ नॉर्मल फैब्रिक किसी न किसी फैब्रिक के लिए उसको यूज कर ही पाए। तो ये आपके लिए पोटेंशियल है। वो 20% आपने एक बार एस्टेब्लिश कर दिया, मार्केट हो गया, सेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट हो गया, उसके अंदर ही आप दूसरे प्रोडक्ट देखिए, फिर उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा एक कहना है। આપણે ત્યાં નોર્મલ જે ફેબ્રિક બને છે ને એને આપણા મેન્યુફેક્ચરને ખબર નથી હોતી કે આગળ જે ટ્રેડર છે એનો શું યુઝ કરે છે। વર્ષોથી આ વસ્તુ ચાલી આવેલું છે કે ભાઈ આપણે ટ્રેડરને જ આપતા, ટ્રેડર એને એઝ અ ટેકનિક। અમારો એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે અમે સુઝલર પર એક ફેબ્રિક નાયલોનનું બનાવતા હતા, અમે ટ્રેડરને આપતા હતા ને એ સુઝલોનમાં આપતા હતા, જે વિન્ડ પાવરના વિન્ડ બનાવવા માટે એ ફેબ્રિક યુઝમાં આવતું હતું। એ અમને ખબર નહોતું, પછી અમે એનો એન્ડ યુઝ જોયો ત્યારે અમને ખબર પડી ને અમે પછી એને ડાયરેક્ટ સપ્લાય કરતા હતા। એટલે આપણે આપણી પ્રોડક્ટ જે બનાવીએ છીએ એનો એન્ડ યુઝ શું છે જાણવો બહુ જરૂરી છે। આશીષભાઈ ગુજરાતી છે પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ। આશીષભાઈ, આજના એક્સપર્ટ સ્પીકર શ્રી મુકુંદ આપતેજી, ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ કમિટીના ચેરમેન પરેશભાઈ, ગ્રુપ ચેરમેન અમીશભાઈ, બાંસિયાજી, and all the invited entrepreneurs. Future in technical textile.
ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ એક બહુ મોટો સબ્જેક્ટ છે, પણ એક વસ્તુ કહીશ કે ભાઈ એની અંદર રિયલાઇઝેશન, વેલ્યુ એડિશન અને પ્રોફિટ માર્જિન બહુ મોટો છે. આપણે ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ જે છે ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલમાં 12% છે અને વર્લ્ડની એવરેજ 4% છે. અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલનું માર્કેટ લગભગ $28 બિલિયન જેટલું છે, એટલે 2 લાખ કરોડનું માર્કેટ છે આખું. અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલ એ જે નેશનલ ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ મિશનમાં 1468 કરોડ જેટલું ફંડ ડિક્લેર કર્યું છે. અને હાલમાં જે PLI સ્કીમ જે ડિક્લેર થઈ છે એમાં જે HSN કોડ છે, તો શરૂઆતમાં જ્યારે PLI સ્કીમ એ લોકો ડ્રાફ્ટ કરતા હતા એમાં મિનિસ્ટ્રીનું એવું હતું કે આપણે એપેરલ અને એના જે મેડઅપ છે એની પર જ એને જ લાભ આપીએ સેક્ટરને. પણ આપણે SGCCI આખા ઇન્ડિયામાં પહેલી ચેમ્બર છે, એણે રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું કે તમારે ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલના જે પ્રોડક્ટ છે प्लस टेक्निकल टेक्सटाइल में जो यान बने अपना, तो ये यान मोटे भागे इंपोर्ट करिए सर, अभी सब इंपोर्ट ही कर रहे हैं ज्यादातर. तो वो यान बनाने के लिए भी जो वो जितने भी HSN कोड है यान के, वो भी PLI स्कीम में अभी इंक्लूड किए हैं. तो અત્યારે જે अपॉर्चुनिटी है બે રીતની છે. જેને जिसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है वो यान मैन्युफैक्चरिंग में करो जो 100 करोड़ प्लस है, और जिसको कम इन्वेस्टमेंट करना है तो टेक्निकल टेक्सटाइल के फैब्रिक प्रोडक्शन में आ सकते हैं. और अगर PLI स्कीम में उसका बेनिफिट लेना है तो अगर 4 लोग मिलकर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं 25-25 करके, तो यू विल हैव अ बेनिफिट इन फ्रॉम द PLI स्कीम. अपार्ट फ्रॉम PLI स्कीम जो एक मूवर स्कीम है, जो देयर इज अ ड्यूटी डिफरमेंट इन कैपिटल गुड्स. मतलब अगर आप कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हो तो वो ड्यूटी आपको तब पे करनी है जब आप वो मशीन डिस्पोज करोगे. तो ड्यूटी इंक्लूड्स द GST ऑल्सो जो 18% है, एंड कस्टम ड्यूटी. एंड दैट स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल ऑल्सो. मतलब अगर आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो टेक्निकल टेक्सटाइल का आर्टिकल बनाने के लिए, तो वो ड्यूटी आपको तब पे करनी है जब आप वो फिनिश गुड्स सेल करोगे. मतलब जब इनवॉइस बनेगा तभी वो ड्यूटी पे करनी है. तो अपने कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी अराउंड जो अपना टर्न अराउंड पीरियड है जो नॉर्मली 3-4 महीने होता है. तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, उसका जो बेनिफिट ले सकते हैं. टेक्निकल टेक्सटाइल तो उसमें 12-13 ब्रांचेज है, बिल्डटेक, रोडटेक, जियोटेक. तो अपना जो ज्यादा फैब्रिक बनता है वो मेरे हिसाब से स्पोर्टटेक और बिल्डटेक में ज्यादा होगा, और ये अपने अम्ब्रेला क्लोथटेक. यस. और चैम्बर की ओर से हमने डिफेंस मिनिस्ट्री में भी रिप्रेजेंटेशन किया है कि भाई आप जो प्रोक्योर करते हो थ्रू द डीलर्स, वो डायरेक्ट MSME जो है प्रोड्यूसर है, जो अमित भाई ने भी बताया कि भाई हम जो ग्रे फैब्रिक बनाते हैं उसका एंड यूज क्या है पता नहीं है. तो हमने DRDO और डिफेंस से ये पूरे आर्टिकल्स और उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो हमने मंगाए हैं, और शायद 1-2 महीने में डायरेक्ट DRDO से अपनी मीटिंग होगी. तो आर्टिकल्स विद द स्पेसिफिकेशन तो मिल जाएगा, और उनका एक क्लॉज होता है कि भाई मिनिमम 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए. वो भी लिमिट कम कराने की हम मतलब वी आर रिप्रेजेंटिंग टू द DRDO और डिफेंस मिनिस्ट्री. तो टेक्निकल टेक्सटाइल देयर इज अ ह्यूज स्कोप. हाँ, वन मोर थिंग इज जो इम्पोर्ट जो हो रहा है अभी, मतलब मेजर ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल इज बीन इम्पोर्टेड इन DRDO एंड डिफेंस. तो आत्मनिर्भर के पॉलिसी के हिसाब से अगर अपने लोकल कॉस्ट इम्पोर्ट कॉस्ट से अगर 2-3 टाइम्स भी होगी तो दे विल प्रीफर द लोकल प्रोडक्ट. तो वो बेनिफिट डायरेक्टली अपने MSME को मिले, वो चैम्बर इज ट्राइंग टू परस्यू दैट. So once again I welcome you all. Sir, thank you very much for your kind guidance. Thank you all. इनको मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करवाने चाहिए. जो उनके लिए मिस्टर गोयल ने पीयूष गोयल जी ने कहा था कि स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए. चाइना क्या है, सबसे शाना देश है, वो स्टैंडर्ड्स मानता ही नहीं. हाँ, वो केवल मीटर में माल देता है. जैसे अम्ब्रेला काउंट पे दिखता है तो उन्होंने 170 काउंट रखा. डेनियर उन्होंने 70 से 53 पे आ गए. वो घटाते गए. कहीं ना कहीं कॉस्ट तो स्टैंडर्ड सेट नहीं है, कोई भी माल आता है तो आ जाता है.
तो स्टैंडर्ड्स अगर सेट हो जाए तब इंपोर्ट को कम्पीट करना और ज्यादा आसान होगा। इजी हो जाए। वरना जो इंपोर्टर और चाइना वाले उनका एक नेक्सेस हो जाता है, वो सस्ता करते रहते हैं, अपन वही स्टैंडर्ड का माल बनाते रहते हैं। अब जीएसएम चेक करते रहो, हर बार आप रिव्यू करो, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर गवर्नमेंट कोई स्टैंडर्ड सेट कर दे कि नहीं इसमें आप यही फैब्रिक ला सकते हो, इससे नीचे नहीं ला सकते, देन इट इज मोर इजी, वी कैन प्लान बेटर। सर जियो टेक्सटाइल में बेसिकली इनका स्टैंडर्ड सब सेट है कि अगर रोड है तो उसमें ये यूज करना है, अगर फिल्टर्स में यूज करना है, और फिल्टर्स यूज करने में तो इतना अच्छा है कि भाई जहाँ के पे भी वो मिट्टी धस जाती है, ये सब होता है, वो नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा अपने सिटी के लिए। वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। नहीं, ये तो अपने रूम पे ही बन सकता है सर, बन तो हाँ। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा। हमने शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को मैसेज भेजा था और आप लोग सब आए और काफ़ी इंटरेक्टिव क्वेश्चंस एंड डिबेटिंग रहा। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग सब इसका बेनिफिट लेंगे और ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट है वो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी, हमारे इंडस्ट्री, हमारे नेशन के लिए है। और जहाँ तक हो सके वहाँ मेक इन इंडिया घर में बना के हम लोग अपने ही दोस्तों, भाइयों और इंडस्ट्री को बोले कि भाई आप ये एक बार यूज करो। एक बार यूज करने के बाद उनको परफॉर्मेंस मिलेगा तो वो दूसरे दिन और वो प्रोडक्ट लेने आएंगे। और मुकुंद जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सैटरडे के दिन बॉम्बे से 300-350 किलोमीटर दूर से यहाँ आए। सूरत का इंडस्ट्री लोगों का उत्साह देख के भी उनको आशा रखता हूँ कि उनको अच्छा लगा। उनका ट्रिप भी फ्रूटफुल रहा और आगे भी उनका कोई भी एक्सपर्ट का आपको कुछ जरूरत है या आपको कुछ उनसे इंटरेक्ट करना हो तो अमीश भाई को कांटेक्ट करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका 30-40 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको इंडस्ट्री का नो हाउ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका फायदा लेके आप भी एक छोटा प्रोजेक्ट से शुरू कर सकते हैं। जिसमें जरूरी नहीं है कि वो रिलायंस ने बड़ा प्रोजेक्ट किया उतना बड़ा प्रोजेक्ट करना है। 12 मशीन 10 मशीन उससे कर सकते हैं। मैं आशीष भाई का भी थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपना टाइम कहीं और मीटिंग में से भाग के आए और अटेंड किया। भाटिया जी ने भी काफी अच्छा अपना नॉलेज शेयर किया। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके आप आगे बढ़ेंगे तो काफी अच्छा काम हो सकता है। और कहीं पे भी अटकता है तो हम लोग बैठे हैं, तुम भाई है, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप शेयर करिए। चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे हमारे पास नॉलेज है वो भी हम शेयर करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं। तो बाकी और ज्यादा नहीं कहूंगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू मुकुंद भाई।